डालो स्टर्न गैलक एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गैलक एक्सपेरिमेंट। एक मैंने डांट दिया कई दिनों में, इसलिए भी थोड़ा सा माहौल गंदा सा हो गया है ना। ऐसा भी है क्या? डांटो नहीं तो क्या करो यार उसको। नहीं, उस छोरे को डांट दिया ना। वो पता है तुमको सीन क्या है उसका? नहीं नहीं, जो भी कॉल आया था उसका सीन बताऊं। 9वीं क्लास में पहली चीज तो उसको नेट का बैच चाहिए, दूसरी चीज। हाँ, पहली बात तो 9वीं क्लास में। हाँ, इज इन 9th स्टैंडर्ड और वो बोल रहा है मैंने सब पढ़ लिया, मुझे अब बस नेट का ही बच रहा है मेरा। मेरा तो एक बार तो माथा घूम गया कि क्या बोल रहा है तू। ठीक है, मैं उसको बोला कि भाई नहीं समझ आएगा तेरे को। बोल नहीं, मुझे आता है सब कुछ, 12वीं का 11th 12th का मैंने सब पूरा कर लिया, मुझे अब नेट वाला चाहिए। ठीक है। दूसरा, क्या बोलते होते हैं, मुझे फीस ज़्यादा लग रही है। नहीं, उससे उससे पहले फीस तो बाद का मसला है। मेरे को किसी स्टूडेंट के नंबर दो जो मेरे को आपके बारे में डिटेल बता सके, पूरा पूछना है मुझे, तो जो आपसे सेलेक्ट हुआ हो। तो मैंने नंबर दे दिए, खूब उसने परेशान किया तो नंबर दे दिए मैंने। ऐसे दे दे नहीं सकते, बट दे दिए। उसका माथा खा गया वो, मेरे को रिसर्च करनी है एस्ट्रोनॉमी में। वो पीएचडी कर रहा है राइट नाउ, जेआरएफ है। उसको पका दिया। वो बोला सर किसको नंबर दे दिया, मेरे को बच्चा से बोल रहा है ये करके ऐसे करके। ठीक है। उसके बाद इसकी मेरे से बात हुई, उसने सेटिस्फाई हो गया होगा। इसको था कि अब मुझे लेना है। अब ये बोलता है सर आपका तो मुझे महंगा लग रहा है, तो एक दूसरी इंस्टीट्यूट है नाम लेके उसने बोला था, उसका कैसा रहेगा। यार मैं कैसे बता दूं उसका कैसा रहेगा यार, माथा खराब कर रहा है। ठीक है। अच्छा, मेरे को बोल रहा है सर आपका कोर्स दे दो मुझे 3000 में। भाई ऐसे थोड़ी होता है यार, 23,000 मुझे क्या पता तू 9th स्टैंडर्ड में झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तू किसी और के लिए ले रहा है, सिस्टर के लिए ले रहा है, भाई के लिए ले रहा है, मैं थोड़ी ये जज कर सकता हूँ ऑनलाइन में। हाँ है ना, मेरा तो जो अमाउंट है वो रहेगा ही। माथा घुमार के उसने 2 दिन से मैसेज नंबर बदल के कॉल करता हूँ, उठाता नहीं हूँ, तो यार ये कोई बात होती है यार। स्टर्न गैलक एक्सपेरिमेंट, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है उसके बैठेगा नहीं समझ में। इनको तो समझ नहीं आता जिनके लिए है। हाँ है ना, उनके तो कई बार तोते उड़ जाते हैं। पता नहीं क्या चाह रहे हैं। है अपने इंडिया में सब टाइप के बच्चे हैं भाई। मैं तो उसको उस वे में नहीं सोचा कि भाई वो नहीं कर सकता, कर सकता है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है यार, एक भी बच्चा अगर ट्राई कर ले तो कर सकता है, इसने तो कोई बड़ी बात। भाई पढ़ाने वाले में दम हो तो समझाने में तो अपने कौन सी मैथमेटिक्स यूज करते हैं, 9वीं क्लास की तो करते हैं। अपने जब भी कैलकुलेशन करी क्या है, ऊपर नीचे 9वीं क्लास का है तो मसला है, तो 9वीं में ही है। इसीलिए तो कहता हूँ मैं 9वीं क्लास की मैथमेटिक्स से। आ जाओ, स्टर्न गैलक एक्सपेरिमेंट। ठीक है। और जनरली एक बात तो यही पूछी जाती है किस चीज के लिए था, तो किस चीज के लिए था। इट वेरीफाइज एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इसके लिए फेमस है ये, एक बार डाल दीजिए, इट वेरीफाइज। पहला पॉइंट तो ये होगा, इट वेरीफाइज कंसेप्ट ऑफ स्पिन या एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन। एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन। सर आवाज नहीं आ रही। क्या बात कर रही है, बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है, यही बंद करके बैठे भाई। आ रही है सर। मनीषा, तू ही देख ले कोई सा बटन ऊपर नीचे कर रखा है तूने। अब इसको वैसे नहीं सुन रहा होगा, तो चली भी गई, अब सुनाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, बाकी सबको आ रही है तो चलिए। इट वेरीफाइज एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड उस जो भी होता है ना उसकी जो वैल्यू है उसको भी वेरीफाई करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन फॉर द इलेक्ट्रॉन, दैट इज एस इक्वल टू ऑफ, इसको वेरीफाई करता है इलेक्ट्रॉन के लिए। दैट्स फाइन। इसको आप एक और भी बोल सकते हो, एक और भी चीज बोल सकते हो आप। आपने एक टॉपिक पढ़ा था स्पेस क्वांटाइजेशन, आई होप यू रिमेम्बर। स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एल पढ़ा था आपने। अरे यार मैं बर्बाद हो गया, मुझे पहले वो बताना चाहिए था, जे जे वगैरह बताने चाहिए थे। साइड में बता देता, अभी 2 ही लाइन तो लिखी है। ठीक है, पीछे वाले टॉपिक में थोड़ी सी बातें रह गई। कोई बात नहीं, अभी जो यहाँ पे लिखना है वो तो लिखते हैं। आपने स्पेस क्वांटाइजेशन पढ़ा एल का,
कि एल है, एल वेक्टर है, वो बी एक्सटर्नल के रेस्पेक्ट में कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रहते हुए ऐसे कोनिकल शेप में मूव करता है, कोन बनाते हुए मूव करता है। फाइन। ऐसे ही जे पे बात कर सकते हैं, ऐसे ही एस पे बात कर सकते हैं। तो ये वेरीफाई करता है स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा। एंगुलर मोमेंटा में आप कुछ भी डाल सकते हो, स्पिन भी डाल सकते हो, एल भी डाल सकते हो और जे भी डाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डालिए इसको। इट वेरीफाइज एक्सपेरिमेंटली द स्पेस क्वांटाइजेशन। इट वेरीफाइज स्पेस क्वांटाइजेशन। इट वेरीफाइज स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटा अभी एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं अपन, ठीक है। उसका मतलब ये है, आप चाहे जिसका करवा लेना, ठीक है। अभी के लिए जे लिख सकते हो, हालांकि जे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा सा जे पे बैक में जाके बात करते हैं कि वहां पे जे जो डिफाइन हुआ तो उसको अपना क्या बोलते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम बोल दिया, ये सब बोल दिया। उसका मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं सबसे पहले कि क्वांटम मैकेनिकली उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा। बेटा ये मैं कैपिटल लिखा हूं सब जगह, एटम के लिए बात कर रहा हूं। जब ये स्मॉल लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूंगा, ठीक है। तो अभी ये सारा कुछ एटम के लिए है। जे है वो क्या रहेगा, इनर क्वांटम नंबर। कहाँ कैसे कैसे वैल्यू हो सकता है उस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं। लिख दो एक बार। यार ये तो बहुत लंबी कहानी जाएगी। यहीं लिख दो यार, कोई नहीं, क्या हो गया, बम थोड़ी फट रहे हैं, पढ़ना तो इसी चैप्टर में ही था। यहीं लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, इनर क्वांटम नंबर डाल देना इसको। अच्छा जे कहां से कहां जाएगा, एटम की बात कर रहा हूं बेटा। जे वेक्टर क्या था, एल प्लस एस था, ठीक है। जे जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर जे है वो अगर एल और एस पता हो आपको तो दोनों का मिनिमम से दोनों के मैक्सिमम तक तो अपन ऐसे बोलते हैं एल माइनस एस के मोड से लेके एल प्लस एस तक। वहां मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैक्सिमम है, यही नेगेटिव आ सकता है, इसलिए इसके मोड लगाया। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि मिनिमम टू मैक्स इन इंटीग्रल स्टेप्स। बेटा आ रहे हो समझ में, इंटीग्रल स्टेप्स। ये जो जैसे पहले होता था, दो वेक्टर किसी का भी सम हो रहा है तो वो जो क्वांटम नंबर है वो ऐसे जाएगा, इसको बोलते हैं वेक्टर सम। क्वांटम नंबर्स को ऐसे लिखते हैं वेक्टोरियली, ठीक है। बढ़िया सर, बढ़िया, समझ में आया, ठीक है। चलिए बेटा एक बात समझ में आई, दूसरी बात ये समझ में आई कि क्वांटम नंबर कैसे होंगे, ओके। और तीसरा इससे एसोसिएटेड और म्यूजे रहेगा। म्यूजे को कैसे डिनोट करेंगे सर, म्यूजे को हम करेंगे माइनस जी जे ई बाई 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एंड जे वेक्टर। एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। ऑल सेट, ये सब कुछ सही लग रहा है तुम्हें इस इक्वेशन में, या कोई दिक्कत वाली बात है, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आना चाहिए, मास ऑफ एटम आना चाहिए। हाँ जी, कुछ बोला आपने। हाँ जी, जे कैपिटल है, एटम की बात कर रहे हैं। वो तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना, जे कैपिटल है एवरी हेयर, मैं स्मॉल जे पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, मास ऑफ एटम आना चाहिए। बोले नहीं हो तुम, सुन नहीं रहा, मेरे को कुछ कान में आ नहीं रहा, बताइए ना। क्या बताओ, क्या आना चाहिए, कैसे भाई, एटम नहीं आना चाहिए मास का। एक्सप्रेशन ध्यान है ये वाला, तो दिमाग पे छोड़, घर पे छोड़ा, जो पीछे का पड़ा हुआ है घर पे छोड़ा। अभी बात कर एग्जिस्ट मूवमेंट में रह के, पीछे की नॉलेज कहीं काम नहीं आनी तुम्हारी, उसको भूल जाओ, फायदे में रहोगे। सर एक्चुअल में सब इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा ही तो है, तो एक इलेक्ट्रॉन का था J1, उसका J2 J2 जो सब मिलके J बना दिए हैं, तो सब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आएगा, ठीक है, एटम नहीं आएगा। क्लियर है, आप इस वे में थोड़ा समझ सकते हो। ओके सर, चल बेटा जीजे क्या है सर, जीएल आपने 1 लिख दिया था, जीएस 2 लिख दिया था, जीजे को 3 लिखने वाले या कुछ और करने वाले बताओ,
बेटा जीजे ऐसे नहीं लिखा जाता जैसे तुम बोल रहे हो। जीजे का थोड़ा सा एक बार के लिए फॉर्मूला आप याद रखिए, भविष्य में समझा दिया जाएगा कि कैसे आया है। ये होता है आपका जे प्लस वन प्लस एस प्लस वन माइनस एल प्लस वन, ठीक है। और नीचे आएगा 2जे प्लस वन। बेटा अभी के लिए मैंने आपको बोला है कि ये ध्यान रखना है। आई विल पुट बॉक्स यार, ये याद रखना है कि जीजे ये है। नाम क्या है सर इसका? नाम तो बता ही दो बेटा, नाम क्या होगा? उनका क्या था सर? जीएल का नाम था ऑर्बिटल लैंडेज फैक्टर, इसका जीएस का था स्पिन लैंडेज फैक्टर, इसका जस्ट लैंडेज फैक्टर, क्योंकि वहां पे उनको बताने की जरूरत थी, ये पूरी चीज है तो यहां बताने की जरूरत नहीं है। लैंडेज फैक्टर जीजे। ऑल सेट? ओके, मूव कर दें। और क्या बात करनी चाहिए अपने को? जेड कंपोनेंट पे बात करनी चाहिए। भर जाए बेटा। जे जेड क्या होता है आपको वैसे आइडिया है, बट जे जेड को भी लिखना पड़ेगा ना अपने को, आइडिया क्या है? एम जे एच कट, उस हिसाब से म्यू जे जेड लिखेंगे एक बार के लिए। जे जेड, जे और जे जेड पे बात करें, ठीक है। एम जे एच कट, जैसे वहां पे आपने ध्यान दिया होगा। बेटा एक और चीज है, थोड़ा सा आप मुझे समय दें तो मैं थोड़ा सा लिख दूं इसको। ये एम जे भी आपने कैपिटल लिखा है एक्चुअल में, थोड़ा सा ये कैपिटल एम है। एटम के लिए बात हो रही है ना, कैपिटल एम होगा। जे भी कैपिटल है, मेरे थोड़ा लिखने में गड़बड़ है बट ठीक है, कैपिटल है ये, छोटा नहीं है, ठीक है। एम जे एच कट, जब आप छोटा लिखोगे ना एम, वो एक्चुअल में आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे होंगे, वो ऐसे लिख रहे होगे आप, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए बात है, वो एटम के लिए बात है। एम जे है वो आपका है, नाम क्या दोगे इसको? टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेटा आपने एमएस पढ़ा, एमएल पढ़ा। एमएल को क्या दिया था आपने? ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एमएस को क्या दिया था? स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसको क्या दोगे? टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक वर्डिंग क्यों ऐड की जाती है? कोई पूछे हमसे तो? एमएल पे जो क्वांटम नंबर है उस पर बात तब होती है जब आप जीमान इफेक्ट पढ़ते हो, ठीक है। और जीमान इफेक्ट कब होता है? जब आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। इस वजह से कहीं ना कहीं एमएल का नाम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से एसोसिएट किया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं और भी बता दूं, अगर इस वे में समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो। सुनना एक बार के लिए, जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो एटम को, तो भैया ये चीज होएगी, हाँ ना बोलते रहिए आप, इंटरेक्शन एनर्जी ये रहेगी, हाँ है ना बेटा। ये अगर जेड कैप में होगा तो फिर क्या हो जाएगी? एक बार है ना, मैं यहाँ की पूरी कहानी कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि इसको मैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक छोटी सी चीज और कर लो। म्यू जे लिखा था आपने, म्यू जे जेड क्या होगा? अच्छा उससे पहले यार, ये एम जे का वैल्यूज कहाँ से होगा सर? माइनस जे से लेके टू प्लस जे तक। और टोटल वैल्यू कितनी है बेटा? जीरो बीच में आएगा नहीं आएगा वो जरूरी नहीं है। कई बार जे है वो हाफ इंटीग्रल भी हो सकता है और हाफ ऑफ, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, इंटीग्रल भी हो सकता है जे, और हाफ ओड इंटीग्रल भी हो सकता है। मतलब जे 0 1 2 3 भी हो सकता है और हाफ 3/2 ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप जीरो लिखना यहाँ जरूरी नहीं है, मैं वैसे बताया हूँ आपको। और ये टोटल कितने रहेंगे? 2j + 1 वैल्यूज। जे है वो इंटीग्रल भी हो सकता है और हाफ ओड इंटीग्रल भी हो सकता है। ऐसा क्यों बेटा? जे एल और एस से बनेगा। एल तो इंटीजर है, बट एस है वो इंटीजर भी हो सकता है और हाफ ओड इंटीजर भी हो सकता है। तो उस वजह से जे भी आपका इंटीजर और हाफ ओड इंटीजर हो सकता है, ठीक है। मतलब मेरा कहना यह था कि अगर कभी इन जनरल आपको जे की बात करनी हो, वैल्यूज की बात करनी हो, तो जे आपका 0 1 2 3 ऐसी वैल्यू तो रख ही सकता है साथ साथ में, या फिर ऐसे यहां पे लिख सकते हो आप, या एक मिनट रुको यार, ऐसे इनमें से कोई वैल्यू या फिर ऐसे कुछ वैल्यू रख सकता है। ये सब वैल्यू पॉसिबल है, उसके लिए ध्यान रखना। क्वांटम नंबर है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी जे की। एमजे की होती है, जे की नहीं होती, एमजे की होती है। -j2 + j है तो उस हिसाब से हो जाएंगे एमजे के। अभी एक बार के लिए एग्जांपल दे दें अपन, j = 5/2
2 हो तो एम जे की वैल्यू क्या आएंगी, -5/2 +1 यानी कि -3/2 +1 यानी कि -हाफ +1 यानी कि +हाफ +1 मतलब 3/2 +1 मतलब 5/2। तो -j से +j एक एक के इंटरवल पे, इंटीग्रल स्टेप्स में ऐसे बोल सकते हो। और 2j+1 वैल्यू है, आप देख सकते हैं 2j+1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 6 आएगी। तो 3 और 3 6 वैल्यू है आपके। ऑल सेट गाइस, कोई लफड़ा किसी भी टाइप का, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो तुम एमएससी बीएससी में। चले आगे। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं कि उसको मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं। जब भी आप एटम को जो कि जे से डिस्क्राइब हो रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करोगे तो इंटरेक्शन एनर्जी विद द मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। इसमें किसी को डाउट है? सिंपल है, -μ.b होता है एक डायपोल का, ठीक है, तो -μ.b होगा। अब यहाँ पे इसको अगर आप आगे लिखोगे ना, आप चाहो तो नहीं इसको डाल भी सकते हो, ये ऐसे बेसिक ही है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब जीवान इफेक्ट पढ़ोगे तो ये वहां पे सेंटर में खेलेगी ये इक्वेशन, है ना, सारा रोल इसका रहेगा क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करने वाले हो। तो यहाँ पे एक टॉपिक डाल दो, क्या बुरा ही नहीं है कुछ भी। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ म्यू जे, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ म्यू जे विद बी एक्सटर्नल, विद बी एक्सटर्नल ऐसे बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते थे कि व्हेन इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द एटम व्हेन इट इज एक्सपोज टू द बी एक्सटर्नल, ऐसे बोल सकते थे, ठीक है। तो बेटा कितना है म्यू जे, अगर बी एक्सटर्नल है वो आपका, बी एक्सटर्नल को थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मैं लिखूंगा बी एक्सटर्नल जेड कैप, क्योंकि ये मुझे बोलना पड़ता है। बी एक्सटर्नल अगर जेड कैप में है, अरे क्या हो रहा है, हाँ वो तो मुझे पता है। यहां मुझे एक चीज और रहेगी मेरी, आप जगह हो तो लिख लेना। अगर मुझे म्यूजे जेड लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा बेटा, जेड में बात तो एक और भी रह गई, करता हूं मैं सारी बातें, कोई बात नहीं, आ जाएंगे इस पे, इधर जगह होगी आप पे एक छोटी मोटी रखना है, उसको कर लेंगे एडजस्ट। एक बार सुन लो भाई, जेड कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको देख के लिखते हो आप, भाई म्यूजे जेड क्या होता है, -gj E/2m जे जेड, भाई इधर जेड कंपोनेंट तो उधर जेड कंपोनेंट, प्लस माइनस आएगा। हाँ, म्यू का मैग्नीट्यूड लिखना होता तो प्लस माइनस नहीं, मतलब क्या बोलते, फिर मैग्नीट्यूड तो लेंथ है तो वो प्लस ही लेना होता है, फिर इस माइनस को खा जाओगे तुम, जीजे E/2me और जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों बात वो डाल दो, ये ऊपर डालना चाहिए ऊपर डाल दो, नीचे डालना चाहो नीचे डाल दो, जहां भी जगह वहां डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये बात ओबियस है, पहले भी ऐसे ही कर रहे थे अपन, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेते हैं तो बेटा लेंथ है, मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ होती है, वो पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, इसलिए आप माइनस को खा जाते हो। लेकिन कंपोनेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, सो माइनस रखना पड़ेगा आपको। एवरीथिंग इज फाइन विद रीजनिंग, यस सर, बढ़ जाइए। अब बेटा इंटरेक्शन एनर्जी आपको लिखनी हो तो अब बी एक्सटर्नल जेड कैप में और आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में शायद आपको पता है कि अगर ये जेड कैप में है तो डेल्टा ई भैया माइनस यहां म्यू जे जेड आ जाएगा बेटा, और ये बी एक्सटर्नल बच जाएगा। ये डॉट हट गया है, सीरियसली बोलो तो डॉट हट गया है, वो वेक्टर वाला डॉट हट गया है, और ये जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आ जाएगा, म्यू का जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आ जाएगा, बी का भी जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, फाइन है एकदम। इस जे जेड को वहां से अभी जो लिखा है अंग्रेजी वहां से लिख दीजिए। जे जेड क्या लिखा था आपने सर, -gj E/2m, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं अपने लिए, आपने तो पहले लिख रखा है जे जेड, ये लिखा हुआ है बेटा, इसको डालिए यहाँ पे सर, डेल्टा ई हो जाएगा माइनस म्यू जे, सर ये -gj E/2me एंड जे जेड हो रहा है, ठीक है, और सर बी एक्सटर्नल। बेटा आप इसको बता सकते हैं फर्दर हम क्या लिख सकते हैं इसको, सर माइनस माइनस प्लस हो गया, gj E/2me, जे जेड सर होता है हमारा mj कट बेटा, ये m बड़ा है बेटा, ध्यान रखना, ये सब कुछ बड़ा है यहाँ पे, कैपिटल एम, उसके लिए एटम के लिए बात कर रहे हैं बेटा, mj कट होता है और ये बी एक्सटर्नल। अब और भी कुछ दिख गया होगा कि दिस वन एंड दिस वन इज बोर मैग्नेटोन, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ EH/2me बोर मैग्नेटोन है, उसको भी डाल दें बेटा, तो डेल्टा ई क्या हो गया, जीजे बेटा, mj को पहले लिख रहा हूँ, फिर बेटा बोर मैग्नेटोन,
अब बोर मैग्नेटोन लास्ट में लिखना पसंद करूंगा क्योंकि आपको पता होगा ना कि बोर मैग्नेटोन एज ए यूनिट भी यूज होता है, लेकिन वो तो उसकी यूज होता है यार मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, तो कहीं पे भी लिख दो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो ये इंटरेक्शन एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, जे एक पर्टिकुलर लेवल में है, कुछ फिक्स आएगा, बी एक्सटर्नल होगा कुछ, म्यू भी तो एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, कितना होता है म्यू बी की वैल्यू नहीं बताया तुमने, तो 9.24 माइनस 27, या मुझे लग रहा है 27 तो यहां था, 24 उधर था, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, आई है, इसलिए एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये देखो एक बार सही है क्या, 9.27 × 10⁻⁻24, वैल्यू देखो, दुश्मनों कॉपी में भी लिखवा रखी है पीछे। यस सर, में 20.27 और 10⁻⁻24 सही है, ठीक है लिख लो। अच्छा अभी ये देख सकते हो कि ये जो डेल्टा ई है वो एमजे पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और भी आपको समझा दूं, अगर एक बार का मेरे को टाइम दो, और लिखना मत कुछ भी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 20 कर रखा है, बताओ ऐसे थोड़ी काम चलता। और सुनो एक बार, कैसे समझाऊं उसको इस छोटी सी उम्र में, समझाता हूं। एक एनर्जी लेवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी लेवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटेशन, टॉपिक डालो बेटा। एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटेशन, इसको आप ऐसे बोलते हो, ट्रम्प सिंबल, यार सिंबल की स्पेलिंग गलत होगी ना, 444 और एनर्जी लेवल। बेटा आपको बहुत कुछ पढ़ना है, एक दो दिन में बहुत रोमांचक चीजें सामने आएंगी आपके, एक बार बस थोड़ा सा, बस मैं पूछूं आपसे कि ट्रम्प सिंबल फॉर एनर्जी लेवल, ट्रम्प का मतलब क्या होता है, ये ट्रम्प वगैरह की बात कब करते हैं, तो सर आप एनर्जी लेवल्स को वेव नंबर फॉर्मेट में बात करते हो, तो हमको इनको ट्रम्प वैल्यूज वगैरह ऐसे कुछ बोलते हो, याद आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा, हाँ है ना, तो इसलिए थोड़ा ट्रम्प सिंबल ऐसा कुछ डिफाइन किया है कि एनर्जी लेवल को हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए एक सिंबल। ठीक है, एक्चुअल में एनर्जी लेवल फिर ये जो लिखे जा रहा है वो वेव नंबर फॉर्मेट में, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, इसलिए उनको ट्रम्प सिंबल की बात कर रहे हैं। तो सुनिए एक एनर्जी लेवल का ट्रम्प सिंबल क्या है, एनर्जी लेवल का ट्रम्प सिंबल होता है बेटा 2s+1 n, 2s+1 कैपिटल है सब, ठीक है, n छोटा है बाकी सब कैपिटल है, l और j, 2s+1 l और j, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, इसको 2s+1 को स्पिन मल्टीप्लिसिटी या सिर्फ मल्टीप्लिसिटी बोल देते हैं, और l है कि वो कौन सी मतलब उस पर्टिकुलर के लिए l क्या है, j है कि वहां पे j के वैल्यू क्या है। अब ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, एक बार इतना लिखो फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। आगे से ये ध्यान रखना कि लेवल को इससे डिनोट करते हैं, अब मैं एक थोड़ा सा अलग भी बोलूं, जे से डिनोट करते हैं, लेवल मतलब जे लेवल, लेवल मतलब जे लेवल। अच्छा आज से पहले की कहानी में लेवल मतलब एन होता था आपके लिए, एनर्जी लेवल मतलब एन लेवल, है ना। अभी आपकी आगे की कहानी में थोड़ा सा चेंज आएगा, कल या परसों की क्लास में मैं सारा कुछ बताऊंगा कि और भी नाम है, ट्रम्स, मल्टीप्लेट, ऐसे बहुत सारे उल्टी सीधी चीजें हैं, कंपोनेंट, ये फालतू स्पेक्ट्रल लाइन के भी बहुत सारे नाम होते हैं, कल या परसों की क्लास में बताऊंगा, अभी ज्यादा नहीं। अभी एक एनर्जी लेवल को हम जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं छोटी सी बात बताने के लिए सारा ड्रामा करना पड़ रहा है मुझे, एक लेवल है वो जे से डिनोट होता है, इतनी बात समझ में। एक गिवन जे के लिए
mj की कितनी वैल्यू होंगी, 2j प्लस 1 mj वैल्यूज होंगी, है ना। जो आपका इंटरेक्शन एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड में वो आपका mj पे डिपेंड कर रही है। आपने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, जी जे एम जे कुछ ऐसे, म्यू बी बी एक्सटर्नल ऐसे कुछ आई थी वो शायद, तो mj पे डिपेंड करती है। तो जो ये टर्म्स, ये जो थोड़ा सा जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो अगर mj पे डिपेंड कर रही है तो एक पर्टिकुलर जे लेवल फर्दर mj लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, 2j प्लस 1 डिस्टिंक्ट mj लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि mj की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डेल्टा ई डिफरेंट डिफरेंट होगा, शिफ्ट डिफरेंट डिफरेंट होगा। शिफ्ट किसको बोल रहे हैं, ये जो शिफ्ट है वो शिफ्ट बोला जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो 2j प्लस 1 mj लेवल्स वहां पे बन जाएंगे, इनको हम सब लेवल बोलते हैं और बेटा इनको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर एटम को एक्सपोज करते हो तो एक एनर्जी लेवल 2j प्लस 1 सब लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। अब आपका जो आप निकट भविष्य में जानने वाले हो क्या, कि एक जो फाइन स्ट्रक्चर की लाइन होती है, इनको फाइन स्ट्रक्चर लेवल भी बोलते हैं, इनको फाइन स्ट्रक्चर लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि फाइन स्ट्रक्चर लेवल है जो एक्सप्लेनेशन है, ये जे प्राइम बोल देता हूं मैं इसको, इसको जे प्राइम बोल देता हूं, इसको जे डबल प्राइम बोल देता हूं। फाइन स्ट्रक्चर लाइन ऐसे एक्सप्लेन होती है, लेवल्स के बीच में, दो जे लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन से एक फाइन स्ट्रक्चर लाइन आ रही है, तो ऐसे नीचे वाले लेवल के भी कुछ एमजे लेवल्स होंगे, आया ना। अब देखिए इसके एमजे लेवल्स हैं, इसके एमजे लेवल्स हैं, और अब ये जो लाइन आएगी वो अपन बोलेंगे इसकी फर्दर फाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो बहुत सारी लाइन आएगी कि नहीं आएगी, जो भी सिलेक्शन रूल होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन होंगे। एक बार के लिए मैं ऐसे दिखा भी देता हूँ, अरे यार थोड़ा सा नीचे ले जाओ, ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन होंगे कि नहीं होंगे, हाँ ना बोलिए। बहुत सारे लेवल है तो बहुत सारे होंगे। सिलेक्शन रूल मैं अभी बता सकता हूँ बट उसकी जरूरत नहीं है, सिलेक्शन रूल ये होता है, यहाँ पे एमजे की वैल्यू डालनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, ये सिलेक्शन रूल है। तो ये इसको बोलते हैं वेरियस कंपोनेंट्स, इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर में जो लाइन है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, और इसको बोलते हैं कि हाँ स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रल लाइन। और इनको एनर्जी लेवल या फिर फाइन स्ट्रक्चर लेवल, अभी ज्यादा कुछ नहीं बट ठीक है, एक बार के लिए थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं अपन, ठीक है। फाइन स्ट्रक्चर लेवल या एनर्जी लेवल, तो इन एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन से जो लाइन बनती है वो फाइन स्ट्रक्चर की एक लाइन है, इसको स्पेक्ट्रल लाइन बोला जाता है। अभी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज कर दोगे तो एक स्पेक्ट्रल लाइन है वो बहुत सारी फाइन लाइंस, फाइन कंपोनेंट्स में दिखेगी, इनको कंपोनेंट बोला जाता है बेटा, ठीक है, कंपोनेंट्स में दिखेगी। और ये सारा जो कांड हुआ है वो किस वजह से हुआ है कि ये जो एनर्जी शिफ्ट है वो एमजे पे डिपेंड करता है। इस वजह से मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, जीमान इफेक्ट के पीछे या पास्टन बैक के इफेक्ट के पीछे सारा जो रोल है वो किसका है, इसका एमजे का रोल है। जीमान के लिए एमजे का रोल है, अभी पास्टन को एक बार साइड कर दो, वहां पे एमएल और एमएस का रोल रहेगा, वहां जे होगा ही नहीं, तो एमजे पे बात होगी नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड वाली जो कहानी है वो एमजे से कनेक्टेड है, इसलिए उसका नाम मैग्नेटिक स्पिन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रखा गया है। इसलिए बाकी एमएल और एमएस का भी मैग्नेटिक स्पिन, मैग्नेटिक ऑर्बिटल, मैग्नेटिक ऐसे रखा गया। आया समझ में कि क्यों नाम रखा है। ये पूरी पंचायत मैंने किस लिए की है कि नाम में मैग्नेटिक वर्डिंग क्यों आ रही है, छोटी सी बात है बट पंचायत पूरी दिखानी पड़ेगी, दिखा दी तो तुम भी दिखा दो। अच्छा इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला मसला नहीं है, आप पूरा लिख देना कि ये पंचायत किस वजह से है। वाई एमजे इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, उसके लिए है पूरी पंचायत। मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये पूरी ऐसे सौदा बिखरेगा आपका पूरा। ये मैंने जीमान इफेक्ट भी समवॉट समझा दिया आपको, समझाऊं तो जीमान इफेक्ट है ये पूरा पूरा। अरे हाँ भाई वहां पे यही तो होगा, अरे दो लाइन क्यों डाली तूने, दो लाइन कहाँ डाली, मैंने तो एक ही डाल रखी इधर में। हाँ दूसरा जे लेवल कहाँ से लिया है, नीचे नीचे तो एक ही है, तो एक ही तो है, एक ऊपर एक नीचे बेटा। अच्छा तू बालक है अभी, मतलब है वेव नंबर स्केल है, एक कनपट्टी पे आएगा, सुधर जाओ।
तूने पहला लेक्चर नहीं देखा इसका मतलब, है ना? तो फिर वेव नंबर स्केल नहीं देखा तूने? समझ, देखा तो है पर पल्ले नहीं पड़ा कि क्या बकवास थी। ऐसे हुआ है बेटा, फिर धीरे धीरे समझ जाएगी। कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखना अलाउड नहीं है इधर। इसको थोड़े दिन आगे बैठने दो ताकि सुधार दूं मैं इसको थोड़ा। ऐसे थोड़ी है पीछे बिठा दिया तुमने अपने ग्रुप में। ये भी मिलनसार है इसलिए जल्दी मिल गई तुम्हारे साथ में, ऐसे नहीं। ये सिलेक्शन रूल मैंने साइड में लिख रखे हैं, उनके हिसाब से ट्रांजिशंस होंगे। मैंने ऊपर 4 ट्रांजिशन दिखाए, नीचे 5 लाइन दिखा दी, आप एक और बढ़ा देना। जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बेटा, अभी कुछ भी सही सा नहीं बनाया, बाद में देखेंगे सब। मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है जी मान इफेक्ट में, और इसी वजह से इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोला गया। आगे बढ़ जाऊं तो बेटा बोल दो मेरे को। अच्छा, किसी किसी को ना समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ नहीं आया होगा कि एनर्जी लेवल बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर लेवल बोलते हैं, ये वाली बातें नहीं समझ में आए होंगी, इधर वाली लेफ्ट वाली, कोई बात नहीं, ये सब आगे आने वाला है। अभी क्वेश्चन देखो, मेरा काम क्या है, क्वेश्चन कुछ दिमाग में आया तो उस पर बात पूरी करना। बात के लिए मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ जाए। अब धीरे धीरे सारी कड़ियां कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, आपका बेसिक ऑलमोस्ट खत्म की साइड में है। आप समझ रहे हैं शायद इन चीजों को। आज के चैप्टर में काफी कुछ डिस्कस हुआ है आगे के बारे में, जैसे बिल्कुल हाँ, सिर्फ पढ़ना नहीं है, यूटिलाइज करना है, ठीक है, उसको दिमाग में लाना है। ये भी नहीं लिखा मैंने तो ऑब्वियस है कि ये वेव नंबर स्केल है, और ये सब वेव नंबर के फॉर्मेट में अभी सब कुछ वेव नंबर स्केल है, ना लिखूं तब भी चलना चाहिए। कंपोनेंट बोलते हैं, ओके ओके गैस। अपन बात कर रहे थे स्टर्न गैला के एक्सपेरिमेंट में, वापस आते हैं, थोड़ा कनेक्ट करते हैं कहाँ से अपन छूटे थे। सर मैं तो कहूँगा आप टॉपिक दोबारा डालो, ज्यादा फायदे में रहो, क्योंकि ये पंचायती ज्यादा उल्टी पुल्टी हो गई बीच की, ठीक है। 2 ही लाइन थी, वो 2 लाइन तुम घर जाके दोबारा से लिख लेना, बेटर रहेगा आपके लिए। टॉपिक दोबारा डाल लो, स्टर्न गैला का एक्सपेरिमेंट। भाई मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इस चीज में। स्टर्न गैला का एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। मैंने 2 पॉइंट लिखवाया था कि किस चीज को वेरीफाई करता है। सिंपल वेरीफाइज इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये चीज है सिंपल, दोनों एक में समटा दिए इस बार, तुम्हारा काम कम कर दिया मैंने, ठीक है। वेरीफाइज इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई करता है उस चीज को, ठीक है। अब देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो सबसे पहले हम किस पे बात करनी चाहिए? सेटअप पे, कि भाई सेटअप क्या था, सेटअप के एलिमेंट्स पे, कि भाई सेटअप में ये क्या क्या चीज है, सेटअप में ये सब चीज ऐसे ही क्यों है, ऐसे बात करना चाहिए। फिर ऑब्जर्वेशन क्या है, और फिर ऑब्जर्वेशन के इंटरप्रिटेशन पे बात करनी चाहिए कि ऑब्जर्वेशन ऐसा आया तो हम क्या कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और फिर कोई क्वेश्चनिंग होगी और भी कुछ डाउट्स होंगे तो उन पे बात करेंगे। पिक्चर क्लियर है? अच्छा, ये तो हुआ थ्योरेटिकली, और मैथमेटिकली भी देखेंगे कि क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज है सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बेटा एक बार बना लेने देना, उसके बाद आप आराम से बनाते रहना, समय दे दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, इजी सा है, कोई ऐसी भारी भरकम चीज नहीं है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, देखिए बेटा सेटअप में क्या था, एक ओवन था। क्या बोला मैंने? ओवन बोला, ठीक है। एक बार मेरे को बना देना यार, ऐसे बीच में मेरे को डिस्टर्ब करोगे तो मजा नहीं आएगा। ओवन था बेटा, ओवन था। तो ओवन ऑब्वियसली तुम्हें पता है किस चीज को गर्म करने के काम आता है, इतना तो पता है, खाना गर्म करने के घर पे ओवन रखते हैं अपन, है ना? रखते हैं, ऐसे आम चीज नहीं है, रखते वाली बात तो गलत है, कुछ एक घरों में होता है, ऐसे बोल सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा, तो यहाँ पे ओवन में कुछ होगा जिसको आप हीट अप कर रहे होंगे। अच्छा, ओवन का फिर कुछ टेम्परेचर भी होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जिस टेम्परेचर पे इसको आपने हीट अप किया है, ठीक है। यहाँ क्या होते हैं सर? यहाँ होते हैं न्यूट्रल सिल्वर एटम्स। क्या बताया बेटा मैंने? न्यूट्रल सिल्वर एटम्स। बेटा सिल्वर को क्या बोलते हैं? चांदी बोलते हैं क्या हिंदी में अपन? और वैसे क्या बोले फिर? एजी, ठीक है, सिल्वर एटम्स।
अच्छा, इतनी बात तुमको पता है तो इसका जेड भी पता होगा। नहीं पता? अच्छा, वो पंजाब वाली छोरी का वेट कितना था? पंजाब वाली छोरी का वेट कितना था उस गाने में? कितना था? 47। जेड यहाँ पे कितना है? 47। याद रहेगा? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, निकाल लेंगे बेटा। अभी एक बार के लिए थोड़ी सी इतनी बात करते हैं, नीचे लिखेंगे वो वाक्य आते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वैसे अपन थोड़ा जान रहे हैं, सिल्वर को जान रहे हैं, ठीक है? ठीक है, करते हैं अभी एक बार से। ओवन में टेम्परेचर टी पे ओवन सेट है और न्यूट्रल सिल्वर एटम्स है वहां पे, आयन नहीं है, न्यूट्रल है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? अब क्वेश्चन एक अराइज होगा जैसे अपन थोड़े से आगे बढ़ेंगे, व्हाई द एटम्स वर न्यूट्रल, ठीक है? ऐसी बात होएगी। अच्छा, एक बात ये भी होगी, व्हाई यू हैव चूजन सिल्वर एटम्स, तो इसलिए अपने को जेड इक्वल टू 47 थोड़ा सा लिखा है कि जेड के पीछे कुछ कहानी है, वो देखेंगे अपन, ठीक है? दो क्वेश्चन आपके रेडी हो चुके हैं, व्हाई सिल्वर एटम्स एंड व्हाई द सिल्वर एटम्स आर न्यूट्रल। ओके गाइस, अच्छा ये एक और चीज है, टेम्परेचर टी पे होने से क्या होगा? सर ये थर्मल मोशन कर रहे होंगे, थर्मल मोशन कर रहे हैं तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सर काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है वो 3/2 kT होगा। यस और नो? बेटा एक बात मैं थोड़ी सी बोलूं, ये छेद थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर बहुत छोटा हो तो अगर यहां से कुछ एटम्स बाहर निकल रहे हो, वो एटम बाहर निकलेंगे, थोड़ा सुनना, वो एटम बाहर निकलेंगे। अगर जो मैं ऐसे बोलूं कि बाहर जो निकल रहे हैं उनका काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, आप थोड़ा आइडिया दे सकते हो? इससे एटम्स पे छेद कर दिया, तुमने हीट अप कर रहे हो तो बाहर तो निकलेगा ना यार, छेद कर रखा है तो इस स्मॉल होल से जो सिल्वर एटम्स निकल रहे हैं उनका अप्रोक्सीमेट काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? सर 3/2 kT तो एटलीस्ट है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बाहर वो निकल रहे हैं, ये तो एवरेज है भाई, ये पूरे सैंपल का एवरेज है। बाहर तो वो निकल रहे हैं जो ज्यादा फुर्ती में है, ज्यादा फुर्तीले हैं, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले, 3/2 kT से ज्यादा वाले निकल रहे हैं। आना बोलिए, एवरेज 3/2 kT है, दैट्स गुड, बट निकल वो रहे हैं जिनका 3/2 kT से थोड़ा ज्यादा है। तो अपने एक आइडिया लेने के लिए जो निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को अप्रोक्सीमेटली, भाई क्लियर तो कह नहीं सकते बट अप्रोक्सीमेटली 2 kT जैसा बोल सकते हैं। इज दैट ओके फॉर यू? यस सर। क्यों? क्योंकि निकल वो रहे जिनका एवरेज से थोड़ा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो अपन उसको एवरेज से थोड़ा ज्यादा मतलब 3/2 kT से 2 kT लिया है। इज दैट फाइन? अगर मुझे कभी इसकी वेलोसिटी लिखना पड़ेगा तो मैं 2 kT से निकालूंगा, ना कि 3/2 kT से। 3/2 kT से निकालना थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि निकल वो रहे जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले, एवरेज से थोड़ी हाई है। ऑल सेट गाइस? एवरेज 3/2 kT होने का मतलब यह है कि कुछ 3/2 kT से नीचे है, ऑब्वियसली सारे थोड़ी हीट अप हो पाए, कुछ 3/2 kT से ज्यादा है, किसी की ज्यादा मिर्ची लग गई है टेम्परेचर वाली, तो कुछ ज्यादा ही तेज भाग रहे हैं, कुछ ज्यादा ही स्लो है, तो निकलेंगे वो जो तेज भाग रहे हैं, इसलिए 2 kT। इट्स ओके, आई होप कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये कोलिमेट करना है इसको, तो कुछ कोलिमेटेड बीम लगाने पड़ेंगे। कोलिमेट इसलिए करना होता है कि आपको एक बीम फॉर्मेट, एक स्ट्रीम फॉर्मेट में इसको भेजना होता है, ठीक है? भेजना कहाँ है बेटा आपको? भेज एक कोलिमेशन के लिए है बस, सिंपल, ठीक है? इस फॉर कोलिमेशन है। भेजना कहाँ है सर? भेजना बेटा आपको इसमें, इसको भेजना है एक मैग्नेटिक फील्ड में। सुनना एक बार, सिर्फ सुनना अभी। मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है बेटा? थोड़ा इनहोमोजीनियस है। इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्चुअल में है ना, उस इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड को मैं एक बार तो बोल के बता सकता हूं कि इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड है। इनहोमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस का मतलब हुआ यूनिफॉर्म, पूरे रीजन में एक जैसा फील्ड। इनहोमोजीनियस का मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड में से मतलब किसी कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है एक टाइप से, वो यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। एक्चुअली में फिर उसको दिखाने के लिए मैंने पोल पीसेज बनाया है। पोल पीसेज का मतलब है एन और एस बनाया है मैंने, ठीक है? तो एन और एस को अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा ना, तो फिर वो ऐसे फील्ड होता है इनमें, तो आपको थोड़ा यूनिफॉर्म वाली वाइब आएगी। तो फिर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूँ, एक को ऐसे बना देता हूँ और एक को थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, ताकि वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जैसा वाइब आपको आए। यार एक मिनट रुकना बेटा, पोल पीसेस थोड़े इस तरीके के बना दिए अपन ने। ये अगर एन हो और ये एस हो,
अच्छा, फील्ड लाइन कैसे होती है? एन से जाती है और एस पे मतलब क्या बोलते हैं, आती है एक टाइप से, ठीक है। एस से एन से निकलती है और एस से एस पे मतलब आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा कुछ, ठीक है। सर ये कैसे पता आपको? हमें तो नहीं पता था, या हमने तो 12वीं में पढ़ा था, भूल गए। अब आपने याद दिलाया तो थोड़ा बहुत याद आया, इसलिए हमने हाँ भर ली, ऐसा ही हुआ है। तो बेटा थोड़ा से याद रखो। याद था? बड़े रट्टू तो होते हो तुम तो। थोड़ा इस तरीके से याद रखो। ये एन और एस होता क्या है वैसे, कोई पूछे हमसे तो? सर एक मैग्नेट के पोल्स है। बेटा आपको आज के दिन बता दूं, मैग्नेट में पोल होते नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिज्म है वो मैग्नेट्स की वजह से नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन जो अभी आपने पढ़ी है और जो स्पिन मोशन है, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है ना, इनकी वजह, देख पढ़ा है ना आपने मैग्नेटिक डायपोल, म्यू एल और म्यू एस, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी मेटेरियल का। तो ये जो मैग्नेट वाली जो थ्योरी थी ना, एन और एस वाली थ्योरी, वो आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करती। जब हम ईडी पढ़ रहे होंगे तो पूरे ईडी में हम कभी मैग्नेट का नाम तक नहीं लेंगे, हालांकि पूरा उधर ही का ही मामला है वो, नाम तक नहीं लेंगे, पूरी ईडी पढ़ लेंगे, क्योंकि आज के दिन वो चीज सही नहीं है, ठीक है। फिर भी भूतकाल में एन और एस किस चीज को बोला गया था? एक्चुअल में उनको लगा था कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल, ये नॉर्थ और साउथ को पोल बोलते हैं ना, ये मोनोपोल के जैसे बोले गए थे वहां पे। तो जैसे आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, या प्लस क्यू इधर बनाते हो जनरली, माइनस क्यू इधर बनाते हो आप, ये डायपोल होता है और आप बोलते हैं कि डायपोल मूवमेंट इसका इधर ओरिएंटेड है। ऐसे ही आप प्लस की जगह एन बोलते हो और माइनस की जगह एस बोलते हो, और आप बोलते हो कि डायपोल मूवमेंट है वो इस तरीके से ओरिएंटेड है, एस टू एन ओरिएंटेड है, माइनस टू प्लस ओरिएंटेड है। इसको आप एम वेक्टर या फिर म्यू वेक्टर से डिनोट करते हो। फालतू की बात तो मैं कभी बताता ही नहीं हूँ, शायद तुम्हें आइडिया हो इस चीज का। तो अभी फील्ड लाइन्स है वो आपके जैसे यहाँ से प्लस से निकलती है और माइनस पे आती है, इतना तो शायद याद होगा, प्लस 4 से निकलती है। उसी फॉर्मेट में एन से निकलती है और एस पे मतलब जाके टिकती है वो, ठीक है। और अंदर फील्ड लाइन है ना, कहते हैं कि ऐसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। उसको बनाना चाहो बना सकते हो। तो अभी अगर मुझे फील्ड लाइन्स यहाँ पे शो करनी है तो कुछ ऐसे शो करनी पड़ेगी। अच्छा एक और चीज है, अभी थोड़ा उल्टा बन गया ये, इसको आप ऐसे बनाओ, इसको थोड़ा ऐसे बनाओ और इसको ऐसे बनाओ, फिर थोड़ा मजा आएगा। अरे यार थोड़े कर्वेचर और बढ़िया से दे देते हैं। ये इसके सामने है बेटा और ये इसके सामने है, ठीक है, ये इसके सामने है, ठीक है। और ये आपको ऐसे कर्वेचर दी हुई है, ऐसे कर्वेचर दी है एन को, ये एन हो गया, ये एस हो गया, ठीक है। और अब जो फील्ड लाइन है वो कुछ ऐसे बनाओगे आप। इससे क्या इंडिकेट होता है? एन से एस पे जा रही है, इससे देखो जहां पे फील्ड लाइन्स ज्यादा वहां फील्ड ज्यादा। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको जेड डायरेक्शन बोल दूं, इसको अगर जेड डायरेक्शन बोल दूं, तो जेड डायरेक्शन में फील्ड है वो बढ़ रहा है, और डेल बी बाई डेल जेड पॉजिटिव है। पहले बात तो चेंज हो रहा है और ऊपर से बढ़ रहा है। आ रहा है समझ में सब कुछ? ओके है। फील्ड लाइंस पास पास होने का मतलब है ज्यादा फील्ड, ठीक है। फील्ड एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को डिनोट करता है, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा। एक और बात बोलूंगा मैं यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है मतलब पोल पीसेज, या मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी देर तक है आपकी कहानी में, मतलब कितने डिस्टेंस तक है, उसको अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं बोल रहा हूँ कि डी डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड है आपकी कहानी में। मैग्नेटिक जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो जो रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो डी है, चलेगा। अब आपकी जो बीम आई, ये इसको इस फील्ड से गुजरना होगा, हाँ या ना? तो अब ये जब फील्ड में एंटर करती है तो क्या होता है उस पर थोड़ा सा लेटर बात करेंगे, इसलिए मैं ये अभी शो नहीं करूंगा ऐसे करके, ठीक है। क्या होता है मैं उसको एक बार साइड कर दिया। आपको स्क्रीन पे क्या मिला उस पर बात करते हैं। ये आगे हम ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। स्क्रीन पे क्या मिला कि जो सेंट्रल स्पॉट जहां होना चाहिए था वहां पे कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं है। दो स्पॉट मिले जो कि इस सेंट्रल जो लोकेशन है इसको आप z इक्वल टू 0 बोल सकते हो। एक्चुअली इस एक्सिस को आप x एक्सिस बोल सकते हो इधर में, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सिस सिस्टम इधर बना देता हूं आपके लिए, उससे क्या आपको और अच्छा इजी रहेगा चीजों के लिए। ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 ये हुआ, z इक्वल टू ये और कुछ, और z इक्वल टू ये। दो सिमेट्रिकली डिस्प्लेस्ड ब्राइट स्पॉट मिले। क्या मिले? दो सिमेट्रिकली डिस्प्लेस्ड
जो ओरिजिनल लोकेशन जहाँ पे होनी चाहिए थे उससे सिमेट्रिकली का मतलब है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और ये दो ब्राइट स्पॉट आपको ऑब्टेन हुए हैं। ब्राइट स्पॉट आप मैक्सिमा बोल सकते हो, इंटेंसिटी मैक्सिमा, इस तरीके से। अभी मैं उसको इस वे में नहीं दिखाना चाहता, मैं ऐसे स्टार बना दिया, आपको समझ में आ रहा होगा, ब्राइट स्पॉट। ठीक है, सिमेट्रिक है ये, इस चीज से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये दिखा देना कि वहां पे ये बराबर से है, ऐसा मामला है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ये सब शो नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये जो सीमेंट एक्चुअल स्टोरी है ना वो ये है कि इधर तो कुछ भी नहीं गया, सीरियसली बोले तो इधर कुछ नहीं गया। ये बीम आई, बीम थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई और ऐसे पहुंच गई कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट ऐसे पहुंच गया। अगर आपको बनाना हो तो कुछ इस तरीके का बनाना पड़ेगा, या फिर आप बोलिए कि इधर का डिटेल ही मत दीजिए, या बना लीजिए कि ऐसे बन गई है। ठीक है बेटा, और इसका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो चीज है इसको अपन बोल रहे हैं डिफ्लेक्शन इन द फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड जितनी रेंज में था उससे जैसे बीम निकली है उस टाइम इसका क्या डिफ्लेक्शन है। ठीक है, और अपन ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल डिफ्लेक्शन क्या है, वो 2z होगा, क्योंकि ये z है तो ये भी z ही रहेगा। टोटल डिफ्लेक्शन 2z है। ठीक है, दोनों बीम के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो अभी एक बार के लिए सिर्फ इस z पे बात करनी है अपने को। ये z कैलकुलेट करना है, सिंपली मैं बता दूं आपको, मैथमेटिकली जब अपन बात करेंगे। अभी कुल मिला के ये पूरा सेटअप है, डालिए इसको। कुछ बातें हैं वो अभी अपन कर लेंगे सारे, अभी एक बार डाल दो इतना सा। सेटअप ये है, ये बेटा तू फिर से पिटेगी मेरे को। हाँ, समझा या नहीं? हाँ, जो तेरे को समझ आया वो इसको नहीं समझाएगी क्या? बोर्ड पे जो कुछ लिखा है ना वैसा का वैसा ही लिखना है, अपना दिमाग कहीं लगाना ही नहीं है खुद से। इसने क्या लिखा मैं समझाता हूं। एजी लिखा, खुद के लिए लिखा ना, तब भी आप, इसने लिखा AG47। बेटा ये कोई तरीका ही नहीं है लिखने का। एजी को अगर तुझे लिखना भी है ना तो 47 यहां लिख, इसका जो ए होता है वो यहां आएगा, इसे कुछ भी कहीं पे भी नहीं चिकाना होता। इज दैट फाइन? यस सर। ए अपने को पता नहीं है भाई कितना होता है, इसलिए मैंने Z = 47 लिखा। कुछ मेरे को याद होता तो वैसे ही लिख देता मैं। फिर गलत बना दिया। यूज आ रही है तो एक ही लाइन खींच दी, एक ही लहराती हुई, उधर से ऐसे आ रही है, ये ऐसे तेरी वाली है भाई। मतलब टेढ़ी बनाएगी तो फिर कटनी भी तो नहीं चाहिए ना आपस में ऐसे। फेयर कुछ नहीं होता बेटा, यही फेयर और यही रफ बनाना है। तो तू एक नई कॉपी ले ले, उसमें पुराने रह जाएंगे और उस नई कॉपी में नए आ जाएंगे। फेयर ही लिख, दोबारा दोबारा का टाइम नहीं है आप कुछ भी। बीच वाली लाइन डॉटेड रखना, मैंने जो बना रखना है ऐसे कैसे आने दो उधर। और जेड किसको बोला है ढंग से देख लेना। मैं
डायपोल की डायरेक्शन कौन दिखाएगा? इसीलिए कह रहा हूं, तो दिख रहा है वही, ना खुद से कुछ ज्यादा ऐड करना ना खुद से कुछ कम करना, और कुछ भी फालतू नहीं लिखा जाता। वहां जो कुछ लिखा गया वो सारा काम आएगा तेरे। तू कल क्लास में थी तो सही, तेरे को एक लर्निंग का एक चैप्टर 1 सिखाया तो था। मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझ इस बात को। मजे लेने के लिए थोड़ी वो यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है। बढ़ जाओ बेटा आगे। डेल बी जेड बाई डेल पॉजिटिव लिख लिया, वो तो अभी इस पर्टिकुलर मतलब डायग्राम में है, वो हम कुछ भी रख सकते हैं, कंस्ट्रेंट नहीं है हम पे, ठीक है। ओके गाइस, लेट मी मूव। अच्छा जेड एक्सिस भी आप बोलेंगे सर ये एक्स है, इधर तो जनरली वाई होना चाहिए, आपने जेड लिख दिया, क्या बेहुदापन कर रखा है आपने। इसके पीछे भी रीजन है। मैग्नेटिक फील्ड किधर रखना है भाई लोग, आपको जेड डायरेक्शन में रखना है, इसलिए जेड एक्सिस इधर बनाने का, समझ आया। डायग्राम में कुछ भी उल्टी पुल्टी चीज खुद से नहीं बना रखी, सिस्टम है, जरूरत है वहां पे। ओके गाइस, अभी मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो हम निकाल लेंगे, बट पहले क्वेश्चन बताता हूँ। एक गलती करोगे तुम, उस गलती को सुन लो। हालांकि आज तक वैसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पर प्रोफेसर के गंदेपने का कोई पता नहीं होता कि किस हद तक गिरेगा वो क्वेश्चन पूछते टाइम, हाँ या ना, तो गिर सकता है। सुनिएगा, जनरली आपसे जेड पूछा जाता है, मैं जेड का आपको फॉर्मूला निकाल के दे दूंगा। जेड पूछेगा तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जस्ट बाहर निकल रही है बीम, जस्ट बाहर निकल रही है तो डिफ्लेक्शन कितना है, ठीक है। टोटल डिफ्लेक्शन दोनों कंपोनेंट के बीच में सेपरेशन बोले, एक होता है डिफ्लेक्शन बोलना, एक बोले कि सेपरेशन बोले। सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स क्या है, तो सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स तो है सर 2z। लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, मेरी कुछ लिखना नहीं है अभी कुछ भी, पहले मेरी लैंग्वेज समझ। सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स क्या है, जस्ट इमर्जिंग फ्रॉम द फील्ड, जस्ट ऑन इमरजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 2z। यस गाइस, सेपरेशन। और डिफ्लेक्शन बोलेगा तो सिर्फ जेड की बात करनी, डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑन इमरजेंस फ्रॉम द फील्ड या ऑन द फील्ड, ठीक है। ओके गाइस, अगर ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, व्हाट विल बी द सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स, दिस वन एंड दिस वन विल बी कॉल्ड एज कंपोनेंट्स, सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द स्क्रीन। तो अभी आपसे 2z नहीं पूछा, आपसे ये चीज पूछी है, मतलब इसको अगर मैं z1 बोल दूं तो आपसे एक्चुअल में सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स मतलब है 2z1 पूछा है। क्या आप इस डिफरेंस को नोटिस करेंगे पूछते जब भी क्वेश्चन होगा आपके पास में, वैसे तो पूछे नहीं जाते पर इनकेस अगर हुआ तो आप थोड़ा सा ये जानने जाएंगे सबसे पहले कि पूछा क्या हमसे, 2z1 पूछा है या 2z ही पूछा है। क्लियर है, आज तक z1 पूछा नहीं है कभी भी, बट भाई साहब मैं बोल रहा हूँ कि पूछने में उसको 2 सेकंड लगेंगे, इतनी कोई बड़ी चीज है नहीं। सुनिएगा, अगर आपको z का मैं फॉर्मूला दे दूं और z1 निकालने के लिए बोलूं तो कैसे निकालोगे सर। इस ट्रायंगल में आप बात कर लीजिए, इस ट्रायंगल में देखेगा ये एंगल सेम है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं। एक बार ये स्क्रीन यहां से डिस्टेंस और बतानी पड़ेगी उसको, या यहां से डिस्टेंस बतानी पड़ेगी स्क्रीन की। लेट ये बेटा d1 हो, आपको ये लिखना नहीं है, ध्यान रखना, पूछा नहीं जाता इसलिए मैं लिखवाऊंगा भी नहीं, ठीक है। ये d1 हो लेट, तो ये दो ट्रायंगल में सुनना, 1 ये इतनी सी ट्रायंगल है 1, ठीक है। 2 है ये वाली बड़ी वाली, ठीक है। 2 मैं पता नहीं अब कैसे लिखूं, समझ में आ जाएगा तुमको, ट्रायंगल ही और तो ट्रायंगल बन भी नहीं रही, तो बड़ी, दिस डिवाइड बाय दिस या दिस डिवाइड बाय दिस, ऐसे लिख सकते हैं ना, जेड डिवाइड बाय डी इक्वल टू होगा इस ट्रायंगल का ये डिवाइड बाय दिस वन एंड दिस वन डी प्लस डी वन। तो अगर आपसे z1 पूछा हो तो फिर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। बेटा अब फिर लिख भी लो अगर आपने समझ ही लिया तो। बाकी इन जनरली जेड पूछा जाता है, प्लीज टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। डिस्टेंसेज कहां से जब बोलेगा लैंग्वेज फॉर्मेट में तो कहां से क्या दी हुई है ढंग से समझना बेटा, हर चीज। बेटा कुछ पूछना है तेरे को? मैं तेरे ने एक कनपटी मारूंगा पहले तो, बाद में पूछूंगा क्या पूछ रही है। एक तो सुन इधर,
ये इसने मैंने यहां पे स्प्लिट किया है, तूने यहां से इसको दो में डिवाइड कर दिया फील्ड के बाहर से ही। क्या तमीज है ये? कह दिया, 1000 बार कह दिया कि जैसे डायग्राम इधर बना हुआ है वैसे करना, खुद का कोई दिमाग या पेट्रोल नहीं करनी। और पेट्रोल करनी यहां से कैसे फील्ड, बिना फील्ड कैसे स्प्लिट हो जाएगी? अब पूछ, क्या पूछ रही थी? यही पूछ रही थी। तो ये तो तूने खुद से जनरेट की है, मैंने थोड़ी करी है। अब इसके डाउट भी आ गया दीदी को, देख रहे इसको विद्वान को, खुद ही गलत बना रही, खुद ही डाउट क्रिएट कर रही है। अच्छी बात है। अभी ठीक है भाई सारा मसला। अब चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि थोड़ा वर्बली आपको समझा देता हूं कि क्या पूरी कहानी है, उसके बाद आराम आराम से लिखते रहेंगे। आइएगा, ध्यान करिएगा। अच्छा, डिफ्लेक्शन पूछेगा, सेपरेशन पूछेगा तो आपको डिफ्लेक्शन पूछेगा तो जेड बताना है, सेपरेशन पूछेगा तो सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स पूछेगा तो 2Z बताना है, 2Z बताना है बेटा आपको। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पूछेगा तो आपको जेड बताना है। ठीक है, अच्छा ये कब है? व्हेन बीम जस्ट इमर्ज आउट, जस्ट आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन बीम जस्ट इमर्ज आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तब की बात कर रहा हूं मैं। तब ये दो चीजें हैं, एक है डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, एक है सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। डिफ्लेक्शन है 2Z, सॉरी जेड, एंड सेपरेशन है 2Z। एवरीथिंग इज क्लियर। लैंग्वेज अगर ऐसी हो कि स्क्रीन पे बात हो रही हो, ये बेटा स्क्रीन आपकी ऑब्वियस बताने की जरूरत नहीं है। सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द स्क्रीन, देन यू हैव टू फाइंड 2Z1। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे, सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द स्क्रीन, बेटा वो 2Z1 है। डिफ्लेक्शन पूछे कि मीन जो मतलब जो Z इक्वल टू 0 पोजिशन है उससे कितना डिफ्लेक्शन है ऑन द स्क्रीन, तो डिफ्लेक्शन ऑन द स्क्रीन इज Z1 और डिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन इज Z1। फाइन, नो इश्यूज सर। ठीक है, वेट, अब चलते आगे। अच्छा ये पूरी कहानी। अच्छा एक और थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा ना एजी के ऊपर बात करते हैं। वैसे अभी बात कर रहे हैं, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, जस्ट बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहते हो सर आप? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेड, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेड। ओके, जेड, क्या बोल रहा हूँ मैं, एजी यार, मैं दिमाग में कुछ और चल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एजी। सर जी इसके लिए कितना दुखी करोगे हमें, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखवा रहे हो? वेट के बराबर इसका जेड है, इसके वेट के बराबर, पंजाब वाली छोरे के वेट के बराबर। बिल्कुल सही बात है। अब तो समझ गए होंगे तुम मैं क्या कह रहा था, है? ठीक है, शुरुआत में तो टाइम लगता ही है चीज़ों को पकड़ने में। अच्छा ये अपने को ये लिखना हो तो भाई अपने को कौन पहले आएगा ये सब तो कहाँ से पता लगता है? गोला बारूद चलाने के बाद ही पता लगता है। तो ये लिखो पटाख से, 3S 3P 3D। अब ये गोला बारूद वाली बात भी मतलब पड़ी जाएगी अभी तुम्हें। 5S 5P 5D 5F 6S 6P, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, आगे भी तुम्हें पता ही है, 6D आ जाएगा, 6F हो जाएगा। अच्छा बेटा यहाँ से बंदूक मारते हो तुम, इसका मतलब है एक कौन पहले आएगा, जिसके पहले टिकी वही आएगा पहले। ठीक है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो शायद, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक और बना देते हैं, 7S तक शायद सब कुछ, सब एटम्स कवर अप हो जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 1S अपने को 47 बढ़ने हैं भाई। आज जाओ शुरुआत कर दो, कुछ लफड़ेबाजी होती है और डी में 10 जाते हैं, वो सब कर लेंगे अपन जरूरत के हिसाब से। अपन तो अपने गिनते चलते हैं अपना धीरे धीरे। 1S2 2S2 और 2P6,
एक कोमा यहाँ पे। सर एक कोमा बीच में क्यों नहीं लगाया? बस दुश्मनों n इक्वल टू 2 का एक साथ लिखना होता है। आगे सर समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। 2p के बाद कहाँ आएगा सर? 3s में। 3s में कितने जाएंगे सर? 2। सर गिन नहीं रहे आप? अरे 10 हो गए थे मेरे। 4 4 10 12। सर 3s के बाद आ रहा है 3p। तो 3p में कितने गए? 6 आ गए। सर अब आ रहा है 4s। कोमा कोमा गया भाई भाड़ में। ये 4s आ चुका है बीच में। तो 3d 10। मैंने एक बार के लिए सारे भर दे, देखेंगे जा रहे कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, 10 तो यहां हो गए थे, और बेटा 10 ये हो गए, और 10 भी ये हो गए, तो 30 हो गए अब तक। तो चलने दो अभी तक, तो क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, बाकी n इक्वल टू 3 में देखिएगा आप 18 आ रहे हैं। ठीक है, जो 2 8 18 वाला जो चक्कर है, समझ में आ रहा है? 4s2। अच्छा इसके बाद कौन है? मैं कोमा यार ऐसे लगा दिया हूँ। ठीक है चलेगा ना? 4s2 हो गया, तो 3d 10 हो गया। 4p6 बेटा, फिर 5s 30 हो गए थे। 5s 2 2 2 आई एम सॉरी 2 30 और 8 38 हो गए। अभी तो 10 और पड़े है ना, 9 और पड़े एक्चुअली। तो 4d 10। 4d में कितने जाएंगे? अभी कितने हो गए? टेक्निकली तो 4d में 9 जाने चाहिए। ठीक है, बट अब तुम्हें पता है कि 10 जाएंगे और एक यहाँ जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर कैसे लिखा जाएगा? 5s1। और यहां पे क्या आएगा बेटा? जिसका भी बच गया वो आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में 5s1 से डिनोट होगा। ये एटम 5s1 से डिनोट होगा। एटम 5s1 से डिनोट होगा। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं एक बार। आपको जैसे सोडियम में बताया था कि 3s1 से डिनोट हो रहा था एटम। आउटर मोस्ट जो सबसेल में, सुनना क्या बोला? सबसेल। सेल तुमको पता है, सबसेल शायद नहीं पता। सबसेल किसको बोलते हैं? सुनिएगा, सेल किसको बोलते हैं? एन की वैल्यू को। के सेल, एल सेल, एम सेल, ये एन इक्वल टू 1 2 3 ऐसे होता है ना, समझ रहे हो सेल का मतलब? सब सेल किसको बोलते हैं? एक सेल में भी सब सेल होते हैं, सब सेल बोलते हैं इनको, एसपीडीएफ को। सुनना एक बार के लिए, मैं बताता हूं एक बार के लिए। सेल बोलते हैं बेटा इसको, जो के एल एम और एन है, ये बेटा एन से डिफाइन होते हैं, ये सेल्स है। ठीक है, सब सेल किसको बोलते हैं? एक सेल में ही सब सेल होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? ये थोड़ी बातें आप थोड़ा जान लो, केमिस्ट्री की है वैसे तो। सब सेल होता है एल से डिफाइन होता है। आपको पता है ना कि फॉर ए गिवन एल, एल की वैल्यू कहां से होती है? 0 से n-1 तक होती है, एक एक के स्टेप में। तो जैसे n इक्वल टू 2 की बात करूं मैं, एग्जाम्पल n इक्वल टू 2 के लिए बात करूं, तो l की वैल्यू क्या क्या है सर? 0 और 1 है। तो l इक्वल टू 0 मतलब बेटा आपका है s। ठीक है, और इसका मतलब होता है p। जो s और p है ना, ये सब सेल होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता है ना 2s होता है और 2p होता है, ये सब सेल्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सब सेल्स। n इक्वल टू 2 को क्या बोलेंगे? सेल। तो एक सेल में, यानी कि एक पर्टिकुलर n के लिए आपको पता है ना कि जैसे 2s होगा, 2p होगा, 3 के लिए 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा, 4 के लिए 4s, 4p, 4d, 4f, इस तरीके से ये आपके सब सेल्स होते हैं। आया समझ में? अच्छा, और भी बात आगे बता देता हूं। ऑर्बिटल किससे डिनोट होता है? ये सेल था, सब सेल था बेटा, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किससे डिनोट होता है बेटा? ml से। ठीक है, अब एक गिवन एल के लिए, गिवन एल के लिए ml की, फॉर ए गिवन एल, फॉर गिवन एल या फॉर एल, गिवन एल, अब पता है ml की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -l से लेके +l तक, हालांकि 0 भी बीच में आएगा। और ये टोटल कितनी वैल्यू होती है? तो 2l + 1 वैल्यूज। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ऑर्बिटल है वो ml से डिफाइन होता है। तो एक l के लिए, गिवन l के लिए 2l + 1 ml वैल्यूज, मतलब 12 + 1 ऑर्बिटल्स, दैट इज 12 + 1 ऑर्बिटल्स। अभी आपको समझाते हैं।
एस के लिए आप बताइए, एल इक्वल टू 0 के लिए अपन क्या बोलते हैं, एस सब सेल। एग्जाम्पल देता हूं मैं, पहला एग्जाम्पल एल इक्वल टू 0 मतलब एस सब सेल आया ना, एस सब सेल। अब एमएल की वैल्यू क्या हुई इसके लिए, सर 0 हुई। तो एमएल की अगर वैल्यू 0 हुई तो ऑर्बिटल कितने हुए, ऑर्बिटल्स हुए आपके, ऑर्बिटल्स रे क्या लिख दिया सर, 12 प्लस 1 होता है, मतलब हुआ सर एक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एल इक्वल टू 0 के केस में ऑर्बिटल्स सिर्फ 1 ही रहेगा, और आपको पता है एल इक्वल टू 0 के केस में एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। आपने पढ़ा होगा पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, एस में एक ही होता है। इसमें जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं वो एमएस से डिटरमाइन होता है। इसका मतलब एम मतलब अप होता है, इसलिए इसके लिए एमएस क्या होता है, प्लस हाफ। इसका मतलब डाउन होता है, इसके लिए एमएस क्या होता है, माइनस हाफ। इज दैट क्लियर टू यू? पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डिटेलिंग में समझ में आ रहा है, सब कुछ बोलो पक्के से, हाँ बेटा सब ओके है। अच्छा, तो एक बार ये जो फर्दर जो फिलिंग करते हो वो एमएस के हिसाब से होती है, और इसके लिए एमएस प्लस हाफ है, अप को डिनोट करता है एक्चुअल में, और ये एमएस इक्वल टू माइनस हाफ है, ये डाउन को डिनोट करता है। तो अब आपको पूरा पता है एस ऑर्बिटल के बारे में। एल इक्वल टू 1 के लिए बेटा चलते रहो, ऐसे फालतू का ज्ञान जरूरी लेना होता है। एल इक्वल टू 1 के लिए सर एमएल की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड 0 एंड +1, माइनस एल से लेके प्लस एल तक 3 वैल्यू। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी क्या हो गए, जितनी ये वैल्यू है उतने ही होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऐसे इसका नाम क्या है, पी सब सेल, इसका नाम है सर पी सब सेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए सर 3, एक्चुअल में 12 प्लस 1 होता है सर, और ये आएगा आपका एल इक्वल टू 1 डालने पे 3। ठीक है बेटा, लिखते रहे साथ साथ। अच्छा, इनके नाम क्या होते हैं सर, देखो आप ऐसे लिखते हो, 3 ऑर्बिटल है तो पी को आप ऐसे डिनोट करते हो कि पी जो सब सेल है वो ऐसे 3 ऑर्बिटल है, भरे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, और ये एम एल इक्वल टू +1 के लिए होगा, ये 0 के लिए, और ये एम एल इक्वल टू -1 के लिए। बेटा एक चीज और आप थोड़ा सा याद करें, फिर ये जो एम एल यहाँ लिखे थे ना आपने, इसको इसी ऑर्डरिंग में रखो ताकि आपको ये रहे कि ये माइनस के लिए होते हैं, ये प्लस के लिए होते हैं। या मुझे थोड़ा याद नहीं है कि कौन से प्लस के लिए कौन सा माइनस, या मैं सही हूँ, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसको ना ऑर्डरिंग है ना, थोड़ा सा आप ऐसे रखिए, या तो माइनस इधर रखिए, या फिर जो मैंने लिखी वो मत रखिए, या फिर आप ऐसे रखिए +1 0 और -1, ऐसे ऑर्डरिंग रखिए। वो जो पीछे बनाया था ना उसको काट के ये वाला बनाइए, ताकि आपको पता रहे, थोड़ा आइडिया रहे कि +1 पहले लेना है, क्योंकि अभी -1 पहले ले लूंगा तो बात तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना मामला। ठीक है, अच्छा इसको बेटा क्या बोलते हैं, एमएल अगर +1 है तो क्या बोलते हैं, इसको पीएक्स बोलते हैं शायद आप, इसको पीवाई बोलते हैं, और इसको पीजेड बोलते हैं ना। ठीक है, ये तो यार मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है कि इनको ही पीएक्स पीवाई पीजेड बोलते हैं, बट शायद इनको ही बोलते होंगे। ठीक है, तुम्हारे ज्ञान पे तो मैं 1 सेकंड भरोसा नहीं कर सकता। ये है फिलिंग कैसे होती है सर, 3 होंगे तो पहले एक एक जाएंगे, 4 होंगे तो फिर कपलिंग स्टार्ट होएगी, ऐसा कुछ। ठीक है, इनका अगर एमएस पूरे, इसका पूरे का एमएस देखना हो तो सुनो एक बार, पूरे का एमएस देखना हो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा एमएस चाहिए तो सर सबका ऐड कर देंगे, इसका प्लस हाफ इसका माइनस हाफ, दोनों का 0 हो गया, ले देखे इसका प्लस हाफ। इस पूरे एटम के लिए एमएस अगर लिखना होगा तो +1 आएगा। बेटा 1 मिनट और रुक जाओ, अगर मुझे एमएल लिखना हो तो, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। एमएल लिखना हो तो सर 2 तो इनका हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों +1 वाले में, तो 2 तो इनका हो गया, 1 1। ठीक है, इसका 0 इसका -1, 2 -1 1। इस पूरे सेटअप के लिए जो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है P4 है एक्चुअल में, ये एमएल का वैल्यू, कैपिटल एमएल का वैल्यू, 4 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, कैपिटल एमएल का वैल्यू +1 है, एमएस का वैल्यू कितना आया था, जो भी आया था भाड़ में जाए, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये बताया किस लिए था, मैं एक बार पीछे आता हूँ कहानी में, मैं बताया किस लिए था ये,
अपन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे और अपन बोले थे कि एटम को 5s1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये सब बताने आया था कि ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन से एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन से। बेटा एक बार आप लिखना मत है, एटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन से। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन जो लाइट देने पे, लाइट अब्जॉर्ब करके ऊपर नीचे लेवल्स में जाता है, ठीक है। वो ऐसे इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट हाफ फील्ड, पार्शियली फील्ड, आउटर मोस्ट पार्शियली फील्ड सब सेल। एटम को ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रिपल साइन का मतलब है कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। ऊपर लिख भी रखा है तो उससे समझ भी आ रहा है। और ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ये एस लगा रहा हूं मैं, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट पार्शियली फील्ड सब सेल्स, पार्शियली फील्ड सब सेल्स, ये होते हैं आपके। अब मेरी बात सुनना, अब यहां पे काफी हैवी सी लैंग्वेज है। आउटर मोस्ट पार्शियली फील्ड सब सेल, आउटर मोस्ट मतलब है जो सबसे बाहर है, सबसे बाहर n इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो उसमें पार्शियली फील्ड है, 2 होने चाहिए, लेकिन कितने हैं? एक ही है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इस एटम को यानी कि Ag को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पूरे की बजाय हम बोलेंगे कि सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी लेके ऊपर नीचे जा रहा होगा। तो हम इस पूरे एटम को एटॉमिक फिजिक्स में सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने एटम को 5s1 लिखा। इज दैट क्लियर टू यू? अगर ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ आया, बेटा सुनना एक बार, आप ये लिखना चाहते हो कि आप ज्यादा जल्दी है? रुक जाओ, लिखवा दूंगा, क्या आ रहा है? समझ में आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं बचेगी, छोटी सी चीज है ये। अगर कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए जिसमें P4 हो, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है, या P3 हो, बेटा अगर P3 हो तो आप कैसे भरते हैं? आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी दूं, किस में आता होगा ये नाइट्रोजन में आता होगा शायद, 1s2 2s2 और 2p कार्बन में आ जाएगा, 6 हो गया ना? नहीं 7, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सब सही है। हाँ मैं तेज हो गया, मतलब पहले बोल देता कि नाइट्रोजन में आएगा, रटता है मतलब। नहीं रे यार, छोटी सी चीज है, ये तो समझ में आ जाएगी, है ना? ठीक है, तो अभी आपको पता कि इसमें फुल भर गया, इसमें फुल भर गया, मैं इनको भी बनाऊं तो ऐसा कुछ आएगा। इसमें दोनों फुल भर गया, ये 1s फुल भर गया, 2s भी फुल भर गया, और ये भाई साहब 2p है यार। उसमें 2px लिखेंगे इसको, ये 2py लिखेंगे, ये 2pz लिखेंगे। नीचे 2p लिख देता हूं बेटा, या यहाँ पे लिख देता हूँ। बात तो सर समझ में आ रही है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो अब मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आउटर मोस्ट दिस वन, पार्शियली फिल्ड सब सेल, सब सेल मतलब P, ठीक है। पार्शियली फिल्ड है जी सरकार, पार्शियली का मतलब है टोटल होने चाहिए 6, अगर उससे कम है तो पार्शियली हो गई, ठीक है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है जितने भी है वही आपके ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है। यहां नंबर ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 3 है बेटा। अगर आगे वाले की बात करें, जैसे कि 2p4 हो जाए तो मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन में ये कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका, बाकी तो ये कैरी ऑन ही करेगा। समझ रहे हो बातों को? अब मैं पूछूं आपसे कि ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 4। आउटर, यही तो मैं समझाने लाया हूं, आउटर मोस्ट पार्शियली फिल्ड सब सेल कौन सी हुई सर? ये 2p हुई, 2p हुई, ये 2px वगैरह लिख देना अभी। अभी जरूरत नहीं थी, उस टाइम जरूरत नहीं थी, अभी भी मत लिखना। अगर अपन एग्जाम्पल लिखेंगे तो लिखना होता, अदरवाइज अपन तो लिख ही नहीं रहे ये सब तो, ठीक है। तो अभी ये यही तो सब है यार। आउटर मोस्ट पार्शियली फिल्ड सब सेल में इलेक्ट्रॉन, पार्शियली फिल्ड सब सेल कौन है? पार्शियली फिल्ड तो हुई ना, 6 होने चाहिए, 6 नहीं है, तो जो पार्शियली फिल्ड में जो बच गए वो सारे ऑप्टिकल ही है। आया समझ में? अब डेफिनेशन का अगर फील आया है और तुमको समझ आई है तो अब लिख लो कहाँ थी वो। अरे बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। यहाँ पे इसमें ऊपर करके लिखवाया होगा। तो बेटा एटम को मैंने ऐसे लिखा, तो उसके पीछे की मैंने रीजनिंग दी है। रीजनिंग में मैंने कोई पंचायती खिंडा दी काफी दूर तक की, तो कोई बात नहीं है, लिख लो सारी बातें, कोई लफड़ा नहीं है। और अच्छे से समझ लो
कि सर क्या कहना चाहते हैं एक्चुअल में। एग्जाम्पल लिखना चाहते हो यहाँ पे तो एग्जाम्पल नाइट्रोजन का दे देना, एक ऑक्सीजन का दे देना, बता देना कि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है ऑप्टिकल और यहाँ 4 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंपली एक ही हो, इलेक्ट्रॉन एक ही हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, अपन ने जो एटम लिया है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हम एटम को थोड़े से और जाने हैं कुल मिला के। ठीक है बेटा, चलेगा सब आपको? तो अपना जो एटम है जिसका Z47 है, सिल्वर भैया, वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एक्चुअली अगर अपन बात करें तो। हाँ या ना? इफेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा थोड़ा आपको रास्ता क्लियर होगा कि हम इस पे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या सिल्वर क्यों लिया। एक क्वेश्चन था ना हमारा कि सिल्वर क्यों लिया। मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेक करना है, स्पिन एंगुलर मोमेंटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये चेक करना है सिंगल इलेक्ट्रॉन का। तो मुझे एक ऐसा एटम लेना पड़ेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट होता हो, इसलिए मेरा सिल्वर चॉइस, वन ऑफ द चॉइस था। फिर सिल्वर ही क्यों प्रिफर किया? वैसे तो और भी तो हो सकते हैं ना, सोडियम था, और भी हो सकते हैं। हाँ है ना? सिल्वर इजीली अवेलेबल है, आपको पता है कि चांदी हर घर में मिल जाती है, हर लोग की अंगुली में मिल जाती है, आप ऐसे बोलो, इजीली अवेलेबल है, इसलिए सैंपल सिल्वर को रखा गया क्योंकि इजीली अवेलेबल है। दूसरा कुछ रीजन ये भी रहा होगा कि जो जिस टेम्परेचर पे आप गर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी कोई कहानी रही होगी सिल्वर को लेने के पीछे, कि उसका जो कुछ बोलते हैं ना उसको बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कुछ इस तरीके का होगा कि उसको अपने को उबालना, मतलब ये गैसेस फॉर्म में बनाना इजी होता होगा। बॉइलिंग पॉइंट पे भी एक डाल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा जो भी होगा, आज शायद अपने को क्या बोलते हैं, मतलब कंपेटेबिलिटी होगी बॉइलिंग पॉइंट की भी, कुछ ना कुछ एक रीजन वो भी रहा होगा। हाँ है ना? इजीली अवेलेबल है, ये तो है ही है। चलो अच्छा, थोड़ा समझ में आया सर, लेकिन सर अभी ये बात नहीं समझ में आई कि न्यूट्रल क्यों रखा गया। ठीक है, ओके। एक और बात भी समझ नहीं आई, थोड़ा सा और चलते हैं अपन आगे, एटम को और जानते हैं। चलो बेटा, सब ओके ओके है? ठीक है। एटम का 5s1 से रिप्रेजेंट होगा, ये बात आपको बिल्कुल पल्ले पड़ी। मैं एक बार रिलाइव करता हूं वापस से चीजों को कि एटम है Ag, आप मत लिखना अभी कुछ भी, जिसका Z47 था उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5s1 इलेक्ट्रॉन से। इज दैट फाइन टू यू? यस सर, एब्सोल्युटली फाइन, नो इश्यूज। यस। अब मुद्दा ये है कि आप है ना एटॉमिक फिजिक्स में जो ग्राउंड एटम को रिप्रेजेंट करते हो वो एक ट्रम सिंबल से करते हो। ये तो आपने कर दिया ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन से, बट मैं अब क्या बोल रहा हूं कि ग्राउंड स्टेट को या वेरियस स्टेट्स को या एनर्जी लेवल्स को एक टर्म सिंबल से डिनोट करते हो। क्या बोल रहा हूं मैं कि ट्रम सिंबल से डिनोट करते हो ग्राउंड स्टेट को। थोड़ी देर पहले मैंने हालांकि बताया भी था कि ट्रम सिंबल है वो आपका 2s+1 n भी होता है, यहां पे 2s+1 lj ऐसे होता है। तो ग्राउंड स्टेट है वो आप ऐसे कुछ डिनोट करने वाले हो, ट्रम सिंबल फॉर ग्राउंड स्टेट। एक बार के लिए अभी ग्राउंड स्टेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कुछ लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि इस पर्टिकुलर के लिए आपका जैसे 5s1 Ag है, इस पर्टिकुलर एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इफेक्टिवली, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इफेक्टिवली। तो जो इस इलेक्ट्रॉन का डेटा है वही एटम का डेटा है। आई मीन टू से कि इसका जो L है, इस इलेक्ट्रॉन का जो L है वही कैपिटल L के बराबर है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में उसी इलेक्ट्रॉन का जो डेटा है वही तो उस एटम का डेटा है। क्लियर होगा, शायद मैं बता के भी आया हूं। ठीक है, और L इस इलेक्ट्रॉन का कितना है? 0 है सर। बेटा S कितना है इस इलेक्ट्रॉन का? हाफ है सर, वही कैपिटल S है बेटा आपका। और अब आपको मैंने ये बताया था कि L और S दोनों मिलके J बनाते हैं, तो दोनों J की जो वैल्यू होती है कैपिटल J की, दोनों के मिनिमम से लेके मैक्स तक होती है। मैं एक बार है ना इस चीज को थोड़ा सा ऐसे बताऊं तो ज्यादा बेटर होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का डेटा ये है, सो L आपका 0 हो जाएगा और S भी कैपिटल हाफ हो जाएगा। और यहां फिर मैं ऐसे लिखूं कि इन दोनों से मिलके आपका J बनता है, कैपिटल J है बेटा, ये दोनों का मिनिमम से मैक्स। मिनिमम कितना है बेटा? हाफ। मैक्स क्या है? हाफ।
तो जे की ए की वैल्यू, ठीक है। तो कुल मिला के जो ट्रम्प सिंबल है वो देखेगा क्या आता है, कैसे लिखते हैं। एल की वैल्यू 0 होती है तो यहां पे ना, अगर एल की वैल्यू 0 होती तो एस लिखा जाता है यहां पे, 1 होती तो पी लिखा जाता है यहां पे, 2 होती तो डी लिखा जाता है, कैपिटल डी लिखा जाता है, कैपिटल एस कैपिटल पी, ठीक है, सब कुछ कैपिटल। तो अभी आप बता सकते हैं कि यहां पे तो एस आएगा सर, और एस इक्वल टू हाफ होने से 2s प्लस 1 वैल्यू की क्या हो गई, 2s प्लस 1 हो गया बेटा। ये हाफ यहाँ पे डालोगे तो ये 2 इस हाफ से कटेगा, तो ये जो ऊपर होता है ना इसमें ये ऐड कर दिया करो, आगे वाला नंबर 1 ऐड कर दिया करो, तो सर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 2s प्लस 1 LJ जो आपका सिंबल था, वो ग्राउंड स्टेट सिंबल मैं उसको बोल रहा हूं, वो अभी के लिए कैसा दिखेगा आपको। सर ये दिखेगा 2 ऊपर वाली चीज 2, और बेटा L अगर 0 है तो S, ठीक है, 2S, और जे बेटा आपका हाफ आया था अगर आप ध्यान देंगे तो, और n आप यहां लिखते थे तो वो 5 आएगा क्योंकि n इक्वल टू 5 में था, 5s हाफ 5s1, आई एम सॉरी। आया समझ में। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ द या एटम Z इक्वल टू 47, मतलब ये चीज ट्रम्प सिंबल, ये चीज। इज दैट क्लियर टू यू। बाकी एटम्स के लिए कैसे लिखी जाती है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं आपको सब एटम्स के लिए ग्राउंड स्टेट सिंबल लिखाना सिखाया जाएगा, ये एलएस कपलिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी के लिए मेरे लिए टफ टास्क था, बट स्टिल वी हैव मैनेज्ड इट, लिख चुके हैं अपन, आराम से लिख चुके हैं, ठीक है बेटा। आपको भी समझ में आया। डालो फिर, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो। ट्रम्प सिंबल फॉर ग्राउंड स्टेट। तो अभी सिल्वर को हमने और जाना है। अच्छा, ग्राउंड स्टेट का डेटा ऐसे भी पूछा जाता है कि एस की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है। तुम सब बता सकते हो इसको देख के सिंबल को, आप बता सकते हैं। एस क्या है, हाफ है। एल क्या है, 0 है। जे कितना है, हाफ है, ठीक है बेटा। एन कितना है, 5 है। ये एन फिर वहां भी लगा देना, ये इधर में, समझ रहे हो आप, यहां पे भी ये एन आगे है बेटा। अब ये थोड़ा ढंग से लिखना, अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो अभी पूछ लो। 5 के सामने एस है, एस के ऊपर ये अटोस्ट्रोपिक क्या बोलते हैं देख लेना, अपने को नहीं पता, सही बात, अपने को कोई मतलब नहीं है इस चीज से, क्या बोलते हैं बाकी, तुम्हें भी नहीं पता। हाँ, ऐसा ही कुछ तो मुझे भी पता। वो ये कोमा वाला नहीं, तो ऊपर वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं फिर। अच्छा, तो ऊपर स्क्रिप्ट, फिर नीचे वाले को सब स्क्रिप्ट। अच्छा, ये फिर लेफ्ट में और एक राइट में हो तो कुत्ते फैल हो जाएंगे हमारे, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हाँ जो भी है अपना ठीक है। ऑल सेट गाइज। आपने एक बात नोटिस की कि L इक्वल टू 0 है सिल्वर एटम के लिए। L इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 0 है। बेटा लिख लिया हो तो मेरी बातें सुनो। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 0 है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, रूट एल एल प्लस 1 एच कट, एल इक्वल टू 0 है। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 0 है। इस एटम में जो एंगुलर मूवमेंट है वो सारा का सारा स्पिन काइंड है, ये स्पिन एंगुलर मूवमेंट है ये, हाँ है ना। अपने को स्पिन वेरीफाई करना था, अपने को ऑर्बिटल का कोई रोड़ा दंगा नहीं चाहिए उधर में, इसलिए हमने इस एटम को चुना है। एस 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन पी में भी हो सकता है, किसी का कॉन्फ़िगरेशन 3d1 ऐसे कुछ भी आ सकता था, किसी का 2p1 ऐसा भी आ सकता था, लेकिन हमको एस वाला ही चाहिए था। मोर क्लैरिटी अभी दे रहा हूं कि अपने सिल्वर ही क्यों चुन रखा है यहाँ पे, क्योंकि अपने को स्पिन कंसेप्ट को वेरीफाई करना है। तुम्हें स्पिन कंसेप्ट देखना है तो एल का वहां पे रोड़ा नहीं आना चाहिए, सिर्फ एस हो ऐसा चाहिए अपने को। अगर एल इक्वल टू 0 हुआ, अपन ने पहले से सेट कर रखा है, और अब एस होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं आएगा, सीधी सी बात यह है। एल को तो 0 करना पड़ेगा। आप एल की कहानी को खत्म करके एस पे बात करना चाहते हो, इसलिए भी अपन ने सिल्वर को चुना। आया समझ में। प्लीज नोटिस
लिखिए आप, वी कैन नोटिस या वी हैव नोटिस्ड दैट कैपिटल L इक्वल टू 0, दैट इज IE करके लिखना, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बेटा L वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वी हैव नोटिस दैट L इक्वल टू 0, बैठने तो देने नहीं है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0। वाई बिकॉज L मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट दिस वन, तो 0 होगा। सो जो J है यहां पे वो L प्लस एस इन प्रिंसिपल तो होता है, बट हेयर चूंकि सो या चूंकि जो भी है, चूंकि J इक्वल टू L प्लस होता है, बट हेयर बेटा J ही S है। हाँ या ना, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, 0 प्लस एस यानी कि J ही S है। या मैं बोलूं अगर एटम को आप J से रिप्रेजेंट करते थे, आपने किया था ना, वेक्टर एटम मॉडल यही तो है कि एटम मतलब J से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब यह है कि यहां पर एटम है वो स्पिन से रिप्रेजेंट हो रहा है, L का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो एक पॉइंट हाईलाइट करके हम लिख सकते हैं कि दिस एटम यानी कि सिल्वर is actually contain only spin angular momenta and is represented by purely spin angular momenta. This atom, so this atom या hence this atom, whatever you want to write, this atom यानी कि Ag 47, this atom is purely represented by spin angular momenta as vector. No contribution of angular momentum here. No orbital, no contribution of orbital angular momenta here. Orbital angular momenta यानी कि L vector here. कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है या फोकस नहीं है हमारा उस पर, और ये हमें चाहिए था। क्यों चाहिए था समझ में आ गया? इफ यू वांट टू वेरीफाई स्पिन, सो यू नीड सच एन एटम that contains only and only spin angular momenta, and that's why you have chosen silver. Is that clear? अब आप लिख भी सकते हो कि सिंस डाल लीजिए एक लाइन, या पहले क्वेश्चन डाल लीजिए, या वैसे अब डाल दो सिंस करके कि भाई इस वजह से हमने चुना है। समझ में तो आ गया होगा आपको, या फिर लास्ट बाद में कर दें चीजें, लिख देते हैं यार। सिंस वी हैव टू वेरीफाई स्पिन कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉन स्पिन, वी हैव टू वेरीफाई इलेक्ट्रॉन स्पिन, so we have chosen Ag, that's why we have chosen Ag. अब कोई को बोलेगा सर हाइड्रोजन में भी तो 1s1 होता है, सोडियम में भी 3s1 होता है, और जितने भी एल्कली होते हैं सब में ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, उनको क्यों चूज नहीं किया? तो द अदर फैक्टर्स मे बी लाइक बॉइलिंग पॉइंट इसका ठीक ठाक हो, ठीक है, और इजीली आयनाइज ना होता हो, कि अपने को न्यूट्रल भी चाहिए था। सोडियम का जो 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी सी आग बबूला पोजिशन में रहता है, तुरंत भाग लेता है, तो ऐसा क्यों? आग बबूली पोजीशन में क्यों रहता है सोडियम वाला? क्योंकि उसको फेंकते ही वो नियोन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, और नियोन है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हर बंदा यानी कि हर वो पीरियोडिक टेबल वाला बंदा, अपन वाले नहीं, नियोन क्या बोलते हैं, नियोन नहीं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं, उनका तो ड्रीम लाइफ है ये, हाँ या ना? क्योंकि उसके बाद उनकी जिंदगी में कोई सारी भड़क खत्म हो जाए, क्योंकि नो इंटरेक्शन विद एनीवन, शांति, हाँ या ना? तो ड्रीम लाइफ जो अगर क्या बोलते हैं जीना चाहेगा
तो 3s1 को तो फेंकने में रेडी बैठा वो, कुछ भी मौका मिलते ही फेंक के मारेगा। अपने को ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को हिटअप करना है। अब समझ में आ गया होगा एल्कली एटम्स क्यों नहीं है, सारे के सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन डालो आप, वाई नॉट एल्कली एटम्स, वाई नॉट एल्कली एटम्स वर चूजन। क्वेश्चन पूरा समझ में आ ही रहा है ना, मुझे वापस बताने की थोड़ी जरूरत है कि उनका कन्फिगरेशन 3s1 ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना। वाई एल्कली एटम्स वर नॉट चूजन, ऐसा कुछ डाला बेटा, बताओ क्या आया समझ में। बिकॉज एक बार बेटा सुन ले, ऐसे अंग्रेज नहीं हूं मैं जो तुरंत लिख देगी तू। बिकॉज उनको थोड़ा सा भी हीटअप करते ही वो नोबल गैस कन्फिगरेशन ले लेंगे। अपने ऐसे बोल सकते हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे बॉईल करना पॉसिबल नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हैं। हाइट, दे विल गेट इजीली आयोनाइज्ड, दे वोंट रिमेन न्यूट्रल एट हाई टेम्परेचर्स। लिखो ये वाली बात लिखो जो आप ये बोलिए, दे आर इजीली आयोनाइजेबल, दे आर इजीली आयोनाइजेबल, इजीली आयोनाइजेबल है वो, क्यों है? बिकॉज ऑन आयोनाइजेशन, बिकॉज ऑन आयोनाइजेशन they attain, because on ionization they attain समझे ना, attain, ATTAIN, ठीक है दीदी, they attain noble gas configuration, noble gas configuration। so at higher temperatures, गैस बनानी है तो हायर टेम्परेचर बनाने पड़ेंगे, बीम बनानी है तो। सो एट हायर टेम्परेचर्स दे वॉन्ट रिमेन न्यूट्रल, दे वॉन्ट रिमेन न्यूट्रल, और न्यूट्रल हमें चाहिए। हालांकि मैंने बताया नहीं अभी तक कि न्यूट्रल क्यों चाहिए, दैट्स अवर अनदर पॉइंट जिसको डिस्कस करने वाले हैं, बट न्यूट्रल हमें चाहिए, और ये न्यूट्रल रह नहीं पाएंगे बेटा। सबसे अच्छे से क्लियर है मेरे ख्याल से। तो कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कि भाई ये और भी कोई वजह है तो देख लो। तो बॉइलिंग पॉइंट भी वन ऑफ द रीजन हो ही गया, मतलब समझ में आया अच्छे से। अच्छा, इसमें Z=47 में पीछे जो बचता है ना 5s1 के जो पीछे बच रहा है वो कोई ऐसा वाला कन्फिगरेशन नहीं है, कोई नोबल गैस कन्फिगरेशन नहीं है कि इसको निकालते ही नोबल गैस बन जाएगा, क्योंकि अलीना की रब से फरियाद नहीं है नोबल गैस कन्फिगरेशन, उनमें ही रहता है बस। समझ गया ना बात को, अलीना की रब से फरियाद समझ रहे कुछ? नहीं नहीं ये तो ठीक है, रब से फरियाद ठीक है सारा कुछ। चलिए अब मैं बात करता हूं कि न्यूट्रल क्यों चाहिए था। क्वेश्चन डाल लो फिर अच्छा लगेगा आपको भी। वाई वी नीड न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल क्यों चाहिए? आप ऐसे बोल सकते हो, वाई नॉट आयंस। अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? आयंस होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचा इसको, वाई नॉट आयंस वर देयर इन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लो वाई नॉट आयंस के बाद में, क्यों नहीं है सुनेगा। अगर एक आयन होगा तो चार्ज पार्टिकल चार्ज हो जाएगा उस पर, जैसे अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो Ag+ बन जाएगा। तो अगर Ag+ वहां मैग्नेटिक फील्ड से जाएगा तो एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा होगा, है ना। और चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है तो तुम्हें पता है उस पर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। कितना फोर्स? सुनिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है तो ये वाला लगता है, और मैग्नेटिक फील्ड होता है तो ये वाला फोर्स लगता है। इसको अपन पूरे को लोरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी कहानी में नहीं है, तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो गया क्योंकि आपने लगा ही नहीं रखा, ठीक है। तो अभी अपन लोरेंट्ज फोर्स का जो इक्वेशन है, लोरेंट्ज फोर्स बोलते हैं इसको, इसका जो इक्वेशन है अगर ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आप एफएम भी लिख सकते हो, और सिर्फ ये वाली बात करनी चाहिए अपने को, ये फोर्स वहां पे लग जाएगा। बात तो क्लियर है। चार्ज जो भी होगा, जितने भी जैसा भी आयन तुमने बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 1 निकाला, व्हाटएवर, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन है वो इस फोर्स की वजह से होगा, बट मुझे डिफ्लेक्शन ही तो देखना है कि ये किस वजह से आ रहा है। स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? आपको स्पेस क्वांटाइजेशन वेरीफाई करना था। स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के
रेस्पेक्ट में वो कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन लेता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो दो ओरिएंटेशन लेगा, अप एंड डाउन। इज दैट क्लियर? J इक्वल टू 1 है तो दो ओरिएंटेशन लेगा। Mj के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन होती है, थोड़ी देर पहले समझा के आया हूं। मैग्नेटिक जो एनर्जी डेल्टा ई मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन एनर्जी है वो Mj पे डिपेंड करती है। J अगर हाफ हुआ जैसे कि इस केस में है तो Mj की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ होंगे। आप S पे भी बोल सकते हो, J की बजाय S पे बोल सकते हो, या J पे बोल सकते हो। इन जनरल किसी भी एटम की बात करनी तो J पे बात करनी चाहिए। एक इन जनरल जो एटम है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितने ओरिएंटेशन लेगा? 2J+1 स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ J वेक्टर। हालांकि मैंने लिखवा है नहीं बट इट्स ऑब्वियस ना यार, दो का कर चुके तो तीसरा तो ऑब्वियस ही है। तो 2J+1 ओरिएंटेशन लेगा। हम चाहते हैं ये ओरिएंटेशन अगर ले रहा है तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन होए, हम ये वाला डिफ्लेक्शन नहीं चाहते, इसलिए हमने चार्ज मतलब इनको न्यूट्रल चूज किया है। एक्चुअली वी वांट डिफ्लेक्शन ड्यू टू ओरिएंटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि स्पेस क्वांटाइजेशन का एक प्रॉपर्टी है। वो स्पेस क्वांटाइजेशन वेरीफाई करना हमें, तो हम ओरिएंटेशन की वजह से कैसे आता है वो देखेंगे अभी। वो डिफ्लेक्शन चाहिए हमें, लोरेंज फोर्स वाला डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। तो आपका सिंपल सा क्या है आंसर यहाँ पे? वी डोंट वांट डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोरेंज फोर्स, वी वांट डिफ्लेक्शन ड्यू टू ओरिएंटल फोर्स लिख दो, या डिफ्लेक्शन ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ द J वेक्टर या एटम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंग्रेजी मेरी लिखनी है, तेरे को खुद से नहीं लिखनी, ठीक है? हाँ, तो क्या कर रहे थे अपन? ये आपने लिखा लोरेंज फोर्स, डालो एक बार, इतना तो लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो फिर नीचे वाला बात करेंगे, सिंपल। ओके, सो इफ आयंस विल बी देयर, इसे डालिए, इफ आयंस विल बी देयर, ये बेटा जी वहां से नहीं लिखना, इसके आगे लिखना है। सीक्वेंसिंग मैटर करती है, थोड़े दिन में दो चार लगेंगे ना जो उसके बाद समझ में आएगा। इफ आयंस वर देयर, ऐसे लिखा ना मैंने, विल बी देयर वहां होंगे, देन दे द लोरेंज एक मिनट रुकना, will deflect them, है ना? Then Lorentz force will deflect them and I am interested here and we are interested here, we are interested here deflection due to discrete orientations, deflection due to discrete orientations with respect to magnetic field B external, magnetic field B external, अगर जैसे लिखना है तो B external, not due to Lorentz force, not due to Lorentz force। हम इंटरेस्ट किस में, हमारा लोरेंज फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन में नहीं है, हमारा डिफ्लेक्शन है ओरिएंटेशन की वजह से जो होगा उसमें, उसमें इंटरेस्ट है हमारा। क्लियर है? दैट्स व्हाई लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई न्यूट्रल आयंस, न्यूट्रल एटम्स, दैट्स व्हाई लिख दो, चलो, दैट्स व्हाई न्यूट्रल एटम, वी हैव चूजन न्यूट्रल एटम्स, वी हैव चूजन, दैट्स व्हाई वी हैव चूजन न्यूट्रल एटम्स। ऑल सेट गाइस, ठीक है? और वन मोर थिंग इज देयर, इन होमोजीनियस फील्ड या नॉन होमोजीनियस फील्ड था, फील्ड वेरी कर रहा है ना, मतलब जेड के साथ वेरी कर रहा है, आपको देखा भी तो फील्ड ग्रेडियंट यानी कि डेल बी बाई डेल जेड, फील्ड ग्रेडियंट बोलेंगे डेल बी बाई डेल जेड, जेड के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो आपने डायग्राम में भी दिखाई है कि ऊपर की साइड जेड प्लस जेड की साइड में फील्ड बढ़ रहा है। तो व्हाई वी नीड इन होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस फील्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है? ये क्या आपको न्यूट्रल वाला क्लियर हुआ? मैं थोड़ा और शब्दों में समझा दूं कि अगर न्यूट्रल नहीं हुआ ना, आयन हुआ, तो उस पर लोरेंज फोर्स लगेगा,
वो डिफ्लेक्शन है वो लोरेंज फोर्स की वजह से होगा, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोरेंज फोर्स। मुझे चाहिए स्पिन की वजह से अगर कुछ कहानी है तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो, मुझे चार्ज नहीं चाहिए यहाँ पे। डिफ्लेक्शन मुझे नोटिस करना है क्योंकि स्क्रीन पे डिफ्लेक्शन आ रहा है तो वो चार्ज की वजह से नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने चार्ज को जीरो रखा। अगर डिफ्लेक्शन अभी भी आ रहा इसका मतलब वो चार्ज की वजह से तो आया नहीं, कुछ और की वजह से आया, तो वो और फिर स्पिन ही होगा, ऐसा मुझे चाहिए। बेटा समझ में आ रहा है सब कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द फील्ड वाज नॉन होमोजेनियस, या व्हाई द फील्ड इज नॉन होमोजेनियस इन द सेटअप। व्हाई द फील्ड इज नॉन होमोजेनियस, ठीक है, नॉन होमोजेनियस क्यों है? चलिए बात करते हैं। होमोजेनियस होता है तो क्या होता है सर? होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्म, ठीक है, इसको नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्म, नॉन होमोजेनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म। आप एक बार थोड़ा सा और डाल दीजिए, नॉन होमोजेनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म, नॉन होमोजेनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म। बेटा उसी के नीचे ब्रैकेट में डाल देते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अच्छा देखिएगा, एक मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल की थोड़ी कहानी मैंने समझाई थी भूतकाल में, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो ये था कि आप इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सपोज करते हो फील्ड में, तो फील्ड दो टाइप का हो सकता है, आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या क्या घटनाएं होती है उसके साथ में, और यूनिफॉर्म में क्या क्या होती है, वो पे दोनों पे बात करते हैं। सर अगर फील्ड यूनिफॉर्म होता है, बेटा मैंने शायद इलेक्ट्रिक का लिखवाया था या मैग्नेटिक का लिखवाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने लिखवाया था शायद कल या परसों में ही। और बी एक्सटर्नल अगर, या भी मैं मैग्नेटिक का लिखवा देता हूं, अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो क्या होगा? सबसे पहले टॉर्क लगता है, याद आपको? टॉर्क लगेगा भाई, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ डायपोल, अबाउट द सेंटर ऑफ डायपोल। सर ये डायपोल कहां से घुसा दियो बीच में? भैया एटम को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? जे से। क्या बोले? जे से नहीं सर, जे के साथ म्यू जे ऑफर में आ रहा है, तो एटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डाइपोल से। बात भेजम घुस रही है, बात भेजम घुस रही है। एटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डाइपोल से। एटम को रखना मैग्नेटिक फील्ड में, तुम्हारा ये न्यूट्रल सिल्वर एटम गया मतलब एक डाइपोल गया, इज दैट क्लियर? इसलिए मैं यहां पे एटम को मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करना मतलब एक डाइपोल को एक्सपोज करना। आप ये सब लिखने से पहले आप ये लिख सकते हो कि एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय जे वेक्टर, oh that is mu j vector, atom is represented by mu j vector, that is mu j vector लिख देना आपने, mu j vector लिख दो कोई बात नहीं, atom is represented by mu j vector, j vector लिख दिया तो mu j लिख देना, उसके बाद में j और mu j कुछ भी लिख देना, ठीक है, दोनों लिख देना j और mu j ऐसे करके। तेरा सही है बेटा, तेरा सही है। एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय mu j vector, ठीक है। और ब्रैकेट में या नीचे एटम ए मैग्नेटिक डायपोल, एक्चुअली एटम मतलब एक डायपोल, एटम मतलब एक मैग्नेटिक डायपोल, इज दैट क्लियर? तो एटम को एक्सपोज करना फील्ड में मतलब है मैग्नेटिक डायपोल को एक्सपोज करना। एटम मतलब मैग्नेटिक डायपोल, एटम को फील्ड में रखना, बी एक्सटर्नल में डालना मतलब है मैग्नेटिक डायपोल को बी एक्सटर्नल में डालना, म्यूजे को बी एक्सटर्नल में डालना। यस और नो गाइस? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हर बात, ठीक है। तो अब एक डायपोल को अगर मैं एक्सपोज करता हूं फील्ड में तो क्या होता है, उस पर मैं आ रहा हूं। अगर फील्ड यूनिफॉर्म और फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म हमको क्यों चाहिए, ठीक है। तो टॉर्क बेटा क्या था, अब ये टेबल बनाते रहो साथ साथ में। टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ डायपोल क्या था बेटा आपका? सर टॉर्क था, एन से भी डिनोट करते हैं कुछ लोग, इसको टॉर्क से भी डिनोट करते हैं, तो ये होता है आपका एम क्रॉस बी, या बेटा मैं यहां पे एम बोलूंगा यार, मेरे को वो एम के फॉर्मेट में याद है, वो एम या म्यू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन है। अरे यार मेरी मर्जी है, मैं ईडी में एम लिखता हूं, यहां म्यू लिखूं या कोई और बैंगन लिखूं, इसका नाम, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? आपको पता है ना कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है ये, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर?
ठीक है, जैसा मेरा मन करे वैसे लिखूंगा मैं किसी एक जगह से तो फॉर्मूले याद रखना चाहता हूँ ना, हर बार थोड़ी नए फॉर्मूला का बोझ मेरे दिमाग पे रखूं। पहले चिप आजकल थोड़ी वैसे ही कम चल रही है कोरोना के बाद में, चिप खराब भी तो हो गई थोड़ी बहुत दिमाग की, प्रेशर लेते ही हार्ट अटैक आ जाता है। आया ना, कोरोना की वैक्सीन के बाद में साइड इम्पैक्ट भी तो है, तो ज्यादा प्रेशर मत दिया करो दिमाग पे। अच्छा यहाँ पे भी बेटा टॉर्क तो यही लगेगा अबाउट द सेंटर, ये सेम पॉइंट है एक्चुअली, तो एम क्रॉस बी रहेगा सर। बेटा अगर किसी और पॉइंट की बात करनी हो तो भी शायद तुम्हें याद हो कि यूनिफॉर्म में तो टॉर्क यही रहता था, टॉर्क अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट पी। पता नहीं मैं ये सब वापस से क्यों लिख रहा हूं, मुझे डायरेक्ट बोलना चाहिए। सर टॉर्क होगा यहाँ पे एम क्रॉस बी एक्सटर्नली, इधर बेटा सर टॉर्क होगा यहाँ पे एम क्रॉस बी एक्सटर्नल प्लस आर क्रॉस एफ। एफ क्या है सर? फोर्स। बेटा यहां फोर्स कितना होता है? 0। और यहां फोर्स क्या होता है? फोर्स सर नॉन जीरो होता है। अब बताओ मेरे को, आपको क्या चाहिए था? डिफ्लेक्शन चाहिए था ना, मतलब फोर्स चाहिए था ना। डिफ्लेक्शन किससे आएगा भाई? फोर्स से आएगा। फोर्स कहां लगेगा? यूनिफॉर्म में लगेगा या नॉन यूनिफॉर्म में लगेगा? नॉन यूनिफॉर्म में लगेगा। वाह मेरे शेरो। अच्छा फोर्स का फॉर्मूला याद है क्या सर? एम डॉट बी। बेटा कैसे याद किया था ये ध्यान है? माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू होता है सर, इंटरेक्शन एनर्जी होता है सर माइनस, इंटरेक्शन एनर्जी बेचारी खुद माइनस होती है, तो सर वो ले दे के ऐसे आ जाएगा। और अब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि सर हमें डिफ्लेक्शन फोर्स चाहिए एंड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड या दैट कैन बी, ठीक है, रिजल्टेंट कैन बी रिजल्टेड फ्रॉम द नॉन यूनिफॉर्म ओनली। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से हो सकता है। और भी बेटा मैंने पूरी बात कर दी तो एक बार और लिख देता हूं। यू इंटरेक्शन क्या होता है आपका? एम डॉट बी एक्सटर्नल। इसको अपन काफी बार लिख चुके हैं, सुबह से आज भी काफी बार लिख चुके हैं। अगेन ये भी यही रहेगा एम डॉट बी एक्सटर्नल। तो फील्ड मतलब क्या बोलते हैं, फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही आएगा, यहाँ पे नहीं आता है फोर्स। इस वजह से हमने उसको चूज किया नॉन यूनिफॉर्म को, बिकॉज वी वांट डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब लिख दीजिए सिंस डिफ्लेक्शन या सिंस फोर्स एफ वेक्टर इज नॉन जीरो, फोर्स इज नॉन जीरो ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड from external magnetic field. Yep, magnetic field, it's okay. Since force is non-zero only in non-uniform external magnetic field, that's why non-homogeneous magnetic field. That's why we have chosen non-homogeneous magnetic field. Fine यार, I hope. ठीक है, अब बताओ बेटा, न्यूट्रल की बात हो गई, सिल्वर को चूज करने की बात हो गई। ठीक है, सिल्वर को चूज करने के पीछे 2-3 रीजन दे सकते हैं हम। इजीली अवेलेबल, 1 इलेक्ट्रॉन से डिनोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भी ऐसा जिसके लिए L 0 है, उसको निकाल लेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा वो नहीं है, उसको गर्म भी किया जा सकता है सही से। इजीली आयनाइजेबल नहीं है, जो इजीली आयनाइजेबल नहीं होता उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसे बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी पे आयनाइज होएगा, तो ऐसे मैथमेटिकली थोड़ा ऐसे भी बोल सकते हैं। और दूसरा फिर ये था कि नॉन होमोजेनियस फील्ड क्यों है, वो भी बात होगी कि हमको डिफ्लेक्शन चाहिए चार्ज की वजह से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन होता है वो उसकी वजह से। मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन यानी कि फोर्स तभी हो सकता है जब आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। एक मिनट, दैट्स वाई, एक मिनट यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे F इक्वल टू नॉन जीरो इन नॉन, दैट्स वाई वी कैन गेट डिफ्लेक्शन, we can get deflection in non-homogeneous field only. Deflection due to magnetic field. Due to magnetic field,
या डिफ्लेक्शन ऑफ द डायपोल, ऐसे बोल सकते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ द डायपोल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड in the inhomogeneous magnetic field only, due to deflection of the dipole in the non inhomogeneous या non homogeneous magnetic field only, non homogeneous magnetic field only. अगर आपके नोट्स में काटा पीटी हो गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स हैं, आपको किसी यूनिवर्सिटी में चेक नहीं कराने, ठीक है, ऑल सेट गाइज, कोई इश्यू नहीं है बेटा। थोड़ी सी आगे बात करें, अब हम जा रहे हैं कि हमको रिजल्ट क्या मिला ऑब्जर्वेशन पे, कि ऑब्जर्व क्या किया हमने, और फिर उसके इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे। तो ऑब्जर्व क्या किया, या फिर मैं अभी एक बार के लिए, सिंस तुम्हारा टाइम हो गया है, इस चीज को कल कैरी ऑन कर लो, क्योंकि अभी काफी ज्यादा बच रहा है, 40 मिनट की बात रह रही है, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स बच रही है। मैं थोड़ा स्पीड अप नहीं हो पाया क्योंकि छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं यहाँ पे। एक बार ये खत्म होता है, लास्ट है बेसिक का, थोड़ी सी और आएंगी बेसिक की बातें, वो अलग टाइप ऑफ बेसिक है, वो अलग चीज है, फिर अपना ऑटोमेटिक स्पीड अप रहेंगे, क्योंकि सब चीजें तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ रही होंगी, कुछ भी लफड़ेबाजी है ही नहीं उधर में, ठीक है। और कई बार इन वाले टॉपिक्स में क्या होता है, कोई बात छिड़ती है, वहां पे पूरा साम्राज्य आ जाता है उसका अपना, सबसेल नाम आया था लिखना, तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की सीधी डेफिनेशन लिख देता, आउटर मोस्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। घंटा समझ ही नहीं आया आउटर मोस्ट सबसेल का मतलब क्या है ना, आउटर मोस्ट सबसेल का मतलब ये है एक्चुअल में, ठीक है। और पार्शियली फील्ड वर्डिंग यूज करनी जरूरी है, पार्शियली फील्ड वर्डिंग यूज नहीं करोगे तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं कह पाओगे उसको। तो अभी वापस में गलत बोल दिया था, पार्शियली फील्ड सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम को उससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, क्यों ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप उसको लाइट दोगे या एक्साइट करोगे सैंपल को, तो यही इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइटेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यही वो इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर की एक्साइटेड स्टेट्स में जाते हैं। बाकी नीचे वाला तो कोर है, वो हिलती भी नहीं है, वो नॉन डिस्टर्ब, मतलब नॉन डिस्टर्ब रहती है एक टाइप से। और सिंस फोटॉन्स की वजह से डिस्टर्बेंस है वो इन्हीं को मिल रहा है, या डिस्टर्बेंस को यही मतलब फील कर पा रहे हैं, इसलिए हम इनको ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और एक और भी रीजन है, एटम की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री है, पढ़ाई होगा तुमने, मेरे से ज़्यादा अच्छी आती होगी, मैं तो ऑनर्स का बंदा हूँ वैसे फिजिक्स का। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन से ही डिटरमाइन होती है, होप यू नो इट, बेटा केमिस्ट्री पढ़ के आए हो। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, उनका कैसा नेचर है, उन सब पे डिपेंड करती है, किस सबसेल में है इन पे ही डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसलिए भी एटम को ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करने में किसी को दिक्कत नहीं है, क्लियर है, दैट्स थिंग। आगे अपन पढ़ते हैं, अपन कहां से शुरू करेंगे कि सर ऑब्जर्वेशन क्या था। हालांकि मैं ऑब्जर्वेशन बता चुका हूं डायग्राम में कि वी हैव ऑब्टेन्ड two bright spots symmetrically placed from the mean position of the beam की जो एवरेज पोजीशन या मीन पोजीशन जो आनी चाहिए थी, एक्चुअल पोजीशन जो स्ट्रेट पोजीशन जो होनी चाहिए थी, उससे दो सिमेट्रिक ब्राइट स्पॉट्स मिले हैं। फिर आएगा इंटरप्रिटेशन की ब्राइट स्पॉट्स कैसे मिल सकते हैं अपने को, वो अपने पास आएगा कि स्पेस क्वांटाइजेशन होगा तो ही मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। स्पेस क्वांटाइजेशन में भी दो ही ओरिएंटेशन होंगी, अप एंड डाउन, एस इक्वल टू हाफ केस है तो ही आ रहा होगा, वो सब लिख देंगे तो इससे वेरीफाई होता है कि स्पेस क्वांटाइजेशन वहां पे है, अदरवाइज तो दो स्पॉट नहीं आते। अगर स्पेस क्वांटाइजेशन नहीं होता तो कोई भी ओरिएंटेशन ले सकता था, तो फिर एक कंटिन्यूअस पैटर्न आना चाहिए था, ये इस तरीके का ब्राइट स्पॉट आना चाहिए था, दो स्पॉट की बजाय एक कंटिन्यूअस ग्राफ आना चाहिए था वहां पे, हाँ या ना, सब जगह ब्राइटनेस होनी चाहिए थी, बट डिस्क्रीट दो स्पॉट आ रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ सारी ओरिएंटेशन अलाउड नहीं है, कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही आपका जो एटम है वहां पे वो प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ दो ही, जितनी ओरिएंटेशन होंगी उतनी ही मतलब स्पॉट आएंगे। इन जनरल कितने स्पॉट आएंगे, अभी तो अपन सिल्वर डाल रहे हैं, अगर सिल्वर की जगह कुछ और डालेंगे तो कितने स्पॉट आएंगे। सर एटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, तो कितने एटम कितने आएंगे 2J+1, जितने mj की वैल्यू उतने स्पॉट आएंगे। अभी j इक्वल टू हाफ है, mj की वैल्यू कितनी है -हाफ और +हाफ, 2, इसलिए 2 स्पॉट आ रहे हैं। आ रहे बात समझ में। आप j की वैल्यू हाफ बोल दो या s की वैल्यू हाफ बोल दो, यहाँ पे दोनों एक ही बराबर हुई बात, तो s इक्वल टू हाफ, तो ms की वैल्यू -हाफ और +हाफ, +हाफ अप -हाफ डाउन, दो ही ओरिएंटेशन, दो स्पॉट।
ओरिएंटेशन कितनी आती है इन जनरल स्टर्न गेर्लक एक्सपेरिमेंट में? कोई भी एटम को डालेंगे तो 2J+1। जे कैसे डिटरमाइन होगा सर? उसकी ग्राउंड स्टेट निकाल लेना, ग्राउंड स्टेट सिंबल निकाल लेना, ट्रम सिंबल, वो आपको निकालना सिखाया जाएगा। तो मतलब अभी पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, लेकिन यूटिलाइज बाद में भी होगा। बाद में किसी भी एटम का हम ग्राउंड स्टेट लिखते ही अपन बोलेंगे बेटा इसको अगर मैं स्टर्न गेर्लक में फेंक के मारूं ओवन में और फिर इसका वो देखूं कितने स्पोर्ट्स आएंगे, तो आपको बताना है सर जे इक्वल टू जो भी होगा उसके हिसाब से बता देंगे, 2J+1 आएंगे। आया समझ में? चलो बेटा अभी फिर ये सब बातें ना अपन कल करते हैं, ठीक है? इसकी मैथमेटिक्स है, जो जेड की कैलकुलेशन है वो भी कल करते हैं। अपना जो काम है ना, हैवी काम है, वो हो चुका है एक्चुअली, समझ चुके हैं बहुत सारी बातें हम कि हो क्या रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? चलिए।